अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिलेबस हमसे क्या कहता है, और हम पूरे सेगमेंट को कैसे लेकर जाएंगे। तो पहले भी डिस्कशन आपसे बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे कई नए बच्चे हैं जो अभी अभी जिन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू की है। तो सबसे पहले तो मैं यूपीएससी के बारे में बात करूंगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं। यूपीएससी 3 स्तरों पे एग्जाम लेता है, आप सभी इस बारे में जानते हैं, लेकिन देखते हैं कि आज मैं कोई नया रिप्रेजेंटेशन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। जिस एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हैं वो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, राइट, सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि बहुत वैल्यू आपको प्रदान है। यहाँ पर आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है। हमारे पास कई सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये आपकी जो है वो आपकी जो नेशनलाइज यानी कि सेंट्रल सर्विसेज मानी जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये एलीट क्लास की सर्विसेज है। इसके बाद एलाइड सर्विसेज होती है जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑल दीज आर द अदर सर्विसेज। फिलहाल ये तो बात हुई कि हम जाने के बाद क्या करेंगे। अगर हम बात करें तो आईएफएस, आईपीएस और आईएएस ये टॉप रैंकर्स जो हमारे आते हैं, यानी इसमें भी रैंकिंग होती है, जो टॉप रैंकर होते हैं उनको ये पोस्ट दी जाती है। पहला आपका सेगमेंट है। सवाल है कि ये कौन होते हैं और यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। फर्स्ट स्टेप पे हम ये बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो ये वो सिस्टम होते हैं जो काम नहीं करते, काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं। ये एक्चुअली में जो सरकार की जो अपर बॉडीज बैठी हुई हैं, जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बना रही हैं, इनका काम होता है, ये इसको आदेश करती हैं इस ऑफिसर को कि आपको जनता के इतने हिस्से तक इनका कल्याण आपको करना है, इनकी लाइफ स्टाइल को ऊपर लेकर जाना है, संसाधनों का महत्तम इस्तेमाल करना है, राष्ट्र को उसके रास्ते पर आगे लेकर जाना है। तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके इस पर्सन, इस प्रशासनिक अधिकारी को, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सपोज दैट दिस वन, इसको इन्होंने आदेश दिया कि आपके क्षेत्र में जितने लोग आ रहे हैं वो क्या करना है, उनके लाइफ स्टाइल को इन्हेंस करना है, उनको अपवर्ड लेकर जाना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या काम होता है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, संसाधनों का जो सेगमेंट, साथ ही साथ ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये यहाँ के जो इनपुट्स होते हैं, जो यहाँ जनता की जो डिमांड हो रही है, इसको जो है अपवर्ड डायरेक्शन में भी ले जाने का कार्य करता है। अपने इनपुट्स भेजता है कि भाई ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट और की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति होता है ये अपने अनुभव से, जैसे जैसे इसका अनुभव बढ़ता चला जाता है काम करने का और उन कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, तो एक्चुअली में जो ये इनको आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये अधिकारी होता है। सेम यही काम आपका पुलिस अधिकारी के रूप में प्रशासन व्यवस्था को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि किसी भी समाज में अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पीछे चली जाएंगी। ये सभी मिलकर इस समाज के लोगों का जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, जो अंत पे खड़ा है, उसकी लाइफ में चेंज लेकर आना है। जिसको जिसका हक नहीं मिल रहा उसको उसका हक दिलाना है और उनके जीवन में मूल्य वर्धन करना है, यानी वैल्यू एडिशन करने का काम करना है। ठीक है, उसको रास्ता मिलेगा और आगे जाएगा। अगर हम मध्य वर्ग की बात करें तो मध्य वर्ग के लिए सबसे ऊंची और सबसे हसरत भरी जॉब अगर कोई होती है, राइट, जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वो हमारा प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी होती है, जिसमें आपको प्रतिष्ठा, शोहरत, पावर और सबसे बड़ी बात, आप एक बदलाव के एजेंट के रूप में काम करने की आपकी इच्छा। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। आपके पास न सिर्फ पावर होगा, आपके पास संसाधन भी उतने ही उपलब्ध होंगे और ऐसा करके आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, उनकी लाइफ में एक डायनेमिज्म लेकर आएंगे। जिनको जिनका हक नहीं मिल रहा उनको उनका हक दिला सकते हैं। पर सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो किन लोगों को पसंद करते हैं, किन लोगों को चाहते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो उनके काम के हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली 13 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था और 13,333 के आसपास मेंस की कॉल आई है, जिसमें फाइनली 890 लड़के सेलेक्ट होंगे। देखो मेरी बात को, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, राइट, 13,333 के आसपास जो है वो मेंस की कॉल आई है इस बार, और इसमें से केवल 890 स्टूडेंट फाइनली रिकमेंड होंगे यूपीएससी के लिए, और उसमें से हार्डली जो है वो 85 के आसपास जो है आईएएस बनेंगे, रिमेनिंग 135 के आसपास जो है वो आईपीएस बनेंगे, राइट। ये आपकी सर्विसेज रहेंगे, रिमेनिंग एलाइड सर्विसेज में चले जाएंगे। आप देख रहे हो कहाँ कहानी शुरू हुई और कौन लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ से कहानी शुरू हुई, कौन लोग पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये कि बहुत कठिन है, इसका मतलब ये तो नहीं, ये बहुत आसान एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम है। सिर्फ सवाल है कि आपका एटीट्यूड क्या है। जनरली जब हम क्लासेस शुरू करते हैं, भूगोल की क्लास में शुरू कर रहा हूँ, हाँ भाई भूगोल पढ़ना शुरू किया, आपको पर्पस ही नहीं पता है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यही भूगोल
छठी क्लास वाले बच्चे को भी तो पढ़ना है, कहता है ना एनसीईआरटी ले लेना, बोला जाता है ना। तो एनसीईआरटी तो बेचारा वो छठी क्लास का बच्चा भी अपने पिताजी की मार से बचने के लिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आपने कहा कि भाई फलाना सविंदर सिंह पढ़ लेना, सविंदर सिंह तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही है। यूनिवर्सिटी में छठी क्लास वाले बच्चे को ये है कि किसी तरह पास हो जाए तो 7वीं में चले जाएं। यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को है कि भैया किसी तरह 65% 60% नंबर आ जाए, हम फर्स्ट डिवीजन हो जाए। लेकिन तुम्हारे केस में ना तो तुम्हें पास होना है और ना तुम्हें परसेंटेज लाना है, तुम्हें तो एक गला काट प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आपको एक एज लेना है। सवाल है किताब सेम है लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल अलग है। ये वो पॉइंट है जो हमारा जो है मिसिंग चलता है, हमारे स्टूडेंट को ये बात बताई नहीं जाती है। हाँ भाई चलिए ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पढ़ कौन नहीं रहा ये बताओ। इस समय मुखर्जी नगर में कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है? कोई स्टूडेंट है ऐसा? शायद ही कोई हो। सबके पास वो बुक अवेलेबल है। कौन सी बुक ऐसी है जो उसके पास है नहीं? अब तो सब डिजिटल हो गया है। पर सवाल है कि क्या हर स्टूडेंट सिलेक्शन पा रहा है? नहीं पा रहा है, या उसके आसपास पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसका कारण है कि उसको पता ही नहीं है कि ये एग्जाम है क्या और ये किन लोगों को मांग रहे हैं। आपने कहा कि सर इतने लोगों में से केवल इतने लोग सिलेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके हम कहते हैं। बहुत हमने सुना होगा बाहर कई घंटे पढ़ना पड़ता है, 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, सुना होगा बहुत, ये कॉमन एक फेनोमेना चलता है, ठीक है। चलो भाई अगर ऐसा होता, ये ब्रिलियंट लोगों का या बहुत घंटे पढ़ने वालों का एग्जाम होता, तो भैया हम सारे आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट उठा लेते और बोलते भैया तुम आईएएस बन जाओ, एक छोटा सा एग्जाम दे दो, ये 4 क्वेश्चन लगा दो, तुम तो ब्रिलियंट हो ही, तुम भैया जेएनयू के टॉपर हो, तुम डीयू के टॉपर हो, 90% वाले 80% वाले हो, तुम्हारे पास तो बहुत बुद्धि है, तो आ जाओ। तो बेचारे शिव साय अवस्थी जो गाँव से पढ़े थे, ठीक है, हिंदी मीडियम, हाईएस्ट परसेंटेज ही बेचारे की 58%, उनको तो आईएएस बनना ही नहीं चाहिए था। प्रियंका निरंजन जिनका 5 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो रहा था, 6ठे अटेम्प्ट में उन्होंने 20वीं रैंक मार दी, होना ही नहीं चाहिए था। गांव देहात का लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, उसको आईएएस बनना ही नहीं चाहिए था। ये तो एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे परसेंटेज भी नहीं पूछता। अगर ब्रिलियंसी का एग्जाम होता तो बोलता ना कि 80% से अगर कम है तो फॉर्म ना भरें। आप कभी भी आईटी कंपनियों में जाएंगे, अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, तो जब आईटी कंपनी आते हैं उसमें बोला जाता है कि 60% के अबव हो तभी आप कैंपस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करिए, जब 10th-12th में होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं मांगते हैं। तुम किसी भी भारतीय भाषा से पढ़े हो, कन्नड़ से पढ़े हो, उड़िया से पढ़े हो, बंगाली से पढ़े हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी परसेंटेज तुम्हारी बस खाली ग्रेजुएट होना चाहिए। ये भी नहीं कह रहा है कि रेगुलर या करेस्पॉन्डेंट, कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, क्योंकि बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो यहीं रह जाते हैं। और एकदम सिंपल सा लड़का जिसके बारे में उसके माँ बाप भी कहते थे पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो खटाक से मार देता। उन्मुल खेर को देखो 420th रैंक, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, कुछ नहीं है, 20-20 30-30 रुपए में ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, ताकि खर्चा निकले, और आज देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 420वीं रैंक। क्या मस्त मारा, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया आपको बोन डिसऑर्डर डिसीज है, एक भी अगर कहीं गिर पाए हड्डियां हमेशा के लिए टूट जाएंगी, इतने कठिन ऑपरेशन से होकर गुजरी, ये हो कि जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये देखो हो गया। एक लड़की जिसका 60% हिस्सा बॉडी का खराब है, बैठ नहीं सकती, खुद चल नहीं सकती, आईएएस टॉप कर दिया, इरा सिंगल। तो इसका मतलब है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, ये कुछ अलग चाहता है। जब तक उस अलग को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक तो ये एक बहुत लंबी बीमारी है, चलता रहेगा। और कहते हैं ना कि इस ऐसी अंधेरी टनल है जिसके बाहर कुछ नहीं है। अगर ये समझ गया कि ये चाहता क्या है हमसे, तो समझ लेना इससे आसान एग्जाम कोई नहीं है देश में। मैं उल्टी बात कर रहा हूं आज, इससे आसान एग्जाम कहीं नहीं है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए चाहता क्या है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इस पूरी सेगमेंट में इस जगह पे तुम्हें पहुंचाने के लिए वो कौन से गुण होने चाहिए जो तुम्हारे साथ होने चाहिए। किताबें सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अगर कुछ चेंज होगा तो एटीट्यूड। तो आज मेरा पहला प्रयास रहेगा तुम्हें तुम्हारे उस एटीट्यूड पर लेकर जाने की जो तुम्हारे इस तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, जहां से हम आज अपना सफर शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा सेगमेंट अगर हम बात करेंगे, इस सफर की शुरुआत हम करते कहां से और होता क्या है। बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, यही सारी कहानी की जड़ है, ठीक है, यहीं से हमारी बात शुरू होती है। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते हैं ये इंडिया का टॉप जॉब है, ये पहली बात तो ये जॉब नहीं है, दिमाग से निकाल दो। इट इज नॉट एन जॉब, इट इज एन करियर। क्या है ये? करियर। अगर ये करियर है तो करियर करता होता क्या है? करियर का मतलब है, जॉब का मतलब है आप गए किसी और के लिए काम कर रहे हैं, सुबह आप 9 बजे ऑफिस पहुंचे, शाम को 6 बजे आप अपने घर वापस आ गए, काम खत्म। ऑफिस से आने के बाद अब कोई कुछ नहीं है। लेकिन करियर जो होता है, साइकिल में करियर क्या काम करता है? ढोने का काम करता है भाई, सिलेंडर, साइकिल, कभी किसी इंसान को ढोने का काम किया जाता है ना, तो एक्चुअली में ये ढोने का काम करता है। किसको ढोता है? समाज का वो हिस्सा जो जड़ है,
जो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, जो नॉन मूवेबल है, जो अपनी परंपराओं के साथ जकड़ा हुआ है, उस जकड़न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई सती प्रथा को मानता है, कोई बाल जो है भ्रूण हत्या को अभी भी कर रहा है, कोई जाति के बाहर विवाह करने पर जो है ऑनर किलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बलि प्रथा में विश्वास करता है, किसी को दहेज प्रथा में विश्वास है। तो अब क्या होगा, ये जड़ है, ये हिल नहीं रहा है, हमें क्या करना है, इसको मूवमेंट कराना है। तुम्हारे कहने से मूवमेंट कर जाएगा? नहीं करेगा। किसी को जाकर समझाओ कि भाई जाति प्रथा छोड़ दो, खराब है, मान जाएगा? तुरंत हृदय में सबको समाहित कर लेगा? नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। समाज के एक वर्ग में एक ताकतवर वर्ग है और एक कमजोर वर्ग है। ताकतवर वर्ग संसाधनों पर क्या कर ले रहा है, काबू पा ले रहा है, ठीक है, और गरीब वर्ग जिसको चाहिए वो क्या है, वंचित बैठा हुआ है। आपको सेवा के रूप में जाना तक है, इस वंचित वर्ग तक पहुंचाना है। आपको क्या करना है, ये जो वनरेबल सेक्शन है इस तक आपको मदद पहुंचानी है। लेकिन क्या आपके कह देने भर से वो जो ताकतवर वर्ग है वो यहां तक रिसाव होने देगा? नहीं होने देगा। तो आपको तरीके क्या करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। और ये जो मजेदार बात ये है कि इन तरीकों का कहीं रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये आपको तात्कालिक फैसले लेने पड़ेंगे उन परिस्थितियों के हिसाब से। गुजरात में बाढ़ आई, ठीक है, अब वहां पर आपने देखा कितना जनधन की तबाही हुई, और तबाही से रोकने के लिए अब आप बताइए कौन सी किताब वहां काम आएगी? वहां पे तो उसको तत्काल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, भाई खबर आ रही है पानी बढ़ रहा है तेजी से, पहले यहां पर क्या है, पहले आप जमीन जायदाद बचाओगे, पहले लोगों को निकालोगे, लोगों को निकालने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करोगे? अब आप सोचो इस समय जो गुजरात में वहां डीएम होंगे तो कितना इस समय एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? तत्काल वो निर्णय ले रहे होंगे जहां जहां भी इस समय आपदाएं आ रही हैं, उनको इस बात को, उनको फ्रंट पे लीड करना पड़ेगा। जो इस समय कश्मीर में आईपीएस ऑफिसर्स होंगे वो बैठे होंगे क्या, रात दिन वो इनपुट्स लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहां जो है वो हथियार जा रहे हैं, कहां पे उपद्रव होने की संभावना है, रात दिन उनके काम खुले होंगे। यानी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तुम्हारे लिए दिन और रात दोनों का कोई अंतर नहीं, आपको यहां पर जो है वो रात दिन काम करना पड़ेगा, यहां रात दिन आपको काम करना पड़ेगा, और वही ये आपका करियर कहलाता है। करियर में आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मूवमेंट कराना पड़ेगा। इसका मतलब है दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। यहां पर तुम कितने पढ़ाकू हो ये मैटर नहीं करता, यहां पर परिस्थितियों के हिसाब से तुम कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हो ये मैटर करता है। और यही कारण है इन्होंने इस तरह के लोगों को चाहने के लिए, इस तरह के लोग जो इसमें सर्विस में आ सके, इन्होंने एक जाल बिछाया, और उस जाल को हम लोग यूपीएससी परीक्षा कहते हैं, जिसमें उन्होंने प्री, मेंस और इंटरव्यू रखा। अगर वाकई में ये ऐसा था तो एक सेगमेंट पे एग्जाम ले लेते, बोलते भैया ये हम एक दिन में पेपर ले रहे, तुम इसमें आ जाओ, ब्रिलियंट लोगों को बुलाते, बोले आप लोग यहाँ से पढ़ के आओ, एग्जाम दे दो। लेकिन नहीं किया, इन्होंने पहले प्री लिया, प्री में देखो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, मेंस गए, मेंस में देखो पहले एक लैंग्वेज का पेपर, फिर एक इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, फिर 4 जीएस के पेपर, एक एसए का पेपर, 2 ऑप्शनल का पेपर। करना क्या चाह रहे हैं, एसए भी लिखवा रहे हैं, हिंदी भी चेक कर रहे हैं, इंग्लिश भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद 4 जीएस, जीएस में भी आप देखो हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, ज्योग्राफी चेक कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं, सोशल इश्यूज चेक कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, पॉलिटी चेक कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स चेक कर रहे हैं, साइंस टेक चेक कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। इतने में भी पेट नहीं भरा तो जीएस 4 में एथिक्स चेक कर रहे हैं कि डिसीजन कैसे लोगे, एथिकल डिसीजन कैसे होंगे। डिसीजन तो ठीक है, लेकिन एथिकल यानी कि जो तर्क संगत निर्णय वो कैसे लोगे। और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो बोल रहे हैं एक सब्जेक्ट और लो, और इस सब्जेक्ट पे बताओ कि तुम्हारी ज्ञान कितना, विद्वता कितनी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक टॉपिक और लो 250 नंबर का, और इस पर लिख कर दिखाओ निबंध कि तुम्हारे विचारों का प्रवाह कैसा है, तुम किसी विषय को पर कितने अपने जो है वो जो पढ़ने वाले को कितना देर बांध के रख सकते हो। इतना भी हो गया, यहां भी बच गए। फिर उसके बाद बोलते हैं अभी भी पेट नहीं भरा है, अब आओ हमसे बातचीत करो। और अकेले अकेले बातचीत नहीं होगी, पूरा पैनल बिठा लेते हैं, और पैनल भी कोई हल्के फुल्के लोगों का नहीं होता है, अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज लोगों का होता है, उसमें भी आके बिठा लेते हैं, आओ हमसे अब बातचीत करो। और उसके बाद फिर जाकर एक रिजल्ट निकल कर सामने आता है। उसके बाद देते हैं आपको प्रशासनिक पद, उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको वो प्रशासनिक पद मिलेगा। आखिर उन्होंने इतना तामझाम किया क्यों, उन्हें चाहिए कौन से लोग? और ये अगर आप पहले स्टेज पे समझ लोगे तो आपके लिए सब्जेक्ट्स बहुत आसान हो जाएगा। और ये चीज अगर निकल गई तुम्हारे हाथ से, फिर तो किताबों पे किताबें रटते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, लंबी प्रक्रिया चलेगी। चलो देखते हैं, जानना चाहते हो उन्हें किस तरह के लोगों की जरूरत है, और अगर अपने अंदर वो आप चेंज लेकर आओ तो आप बड़े आराम से वहां तक पहुंच सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार आपका जो है वो घूमने का मन कर गया, आप 4 दोस्त हो, घूमने निकल गए।
घूमते घूमते आप कनॉट प्लेस पहुंचे, ठीक, बढ़िया है, हम 4 दोस्त हैं और घूमते घूमते पहुंचे और हम बात कर रहे हैं कि यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है। वहाँ एक भिखारी आता है आपके पास, ठीक है, बोला कुछ दे दीजिए भाई, कुछ दे दीजिए। अच्छा, उस भिखारी को क्या है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ठीक है, दोनों हाथ गले हुए हैं, उसको कुष्ठ रोग की बीमारी है, वो भीख मांग रहा है। अब चलिए, हमारा एक पहला दोस्त है, इसमें आप में से एक पहला दोस्त है, इसके पास पहुंचा। अब ये पहला दोस्त का क्या है, इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका जो सेगमेंट है वो बैकवर्ड, मतलब वो उसका जो धार्मिक है, ठीक है, उसको बताया गया कि धर्म कर्म करते रहना चाहिए, पुण्य होना, दान पुण्य करने से अगले जन्म में सेगमेंट जाएगा। अब ये भिखारी जब इसके पास पहुंचा एक्स, तो इसने क्या किया, अपनी उसी पृष्ठभूमि, अपनी उसी सामाजिक और वैचारिक धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण इसको कुछ पैसा निकाल कर दे देगा। इसने क्या किया, मान लो इसको 10 रुपए निकाल कर दे दिया, समस्या का समाधान हो गया, हो गया, तात्कालिक हो गया। हो सकता है बेचारा खाने को नहीं पा रहा हो, 1-2-4 रोटी खरीद के खा लेगा, भूखा नहीं मरेगा, ठीक है, मिल गया उसको, लेकिन इसके समस्या का समाधान नहीं निकला। दूसरे दोस्त के पास गया, सेकंड, ये मान लो एक व्यापारी के घर का है, ठीक है, इसको सिखाया गया कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, दांत से पकड़ा जाता है पैसा, ठीक है, और पैसा ऐसे फालतू किसी को नहीं दिया जाता। जब ये भिखारी इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या काम करेगा, डांट के भगा देगा। हम लोगों ने देखा होगा, क्या भग जाए, भग वहाँ करो, ये हमेशा रोज रोज आ जाते हैं सुबह से शाम तक, ऐसे बोला, उसको डांट के भगा दिया। क्या इससे सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। डांट के भगाने से उसकी समस्या का सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। तीसरा, ये हमारे समाज में पाया जाने वाला बहुतायत प्राणी है, ठीक है, बोल वचन, ठीक है, इसको बोलना होता है, 1.5-2 घंटा आज हमें बोलना है, तो अब इसने बोलना शुरू किया है, धका धक बोले जा रहा है, ठीक है, देखो भाई मेहनत से कमा खाना चाहिए, पुण्य जरूरी है, पिछले जन्म में तुमने जरूर कोई पाप किया होगा, तुम्हें इस जन्म में सजा मिली है, तुम एक काम करो, रोज शनि मंदिर पे जाकर तेल चढ़ाया करो, दुनिया भर की उसने जो है सलाह दिया, देखा आज का हो गया, बोला निकल लिया, ना पैसा दिया, ना डांटा, ना कुछ किया, धीरे से निकल लिया। बोला भिखारी खड़ा बेचारा कि सोचा इतनी बात सुना रहे तो ज्यादा पैसा देंगे, कुछ नहीं हुआ। इस तीसरे से इसकी समस्या का समाधान निकला? जो हमारे नए दोस्त हैं वो हमें पहले बताएं, निकला इसका कोई सॉल्यूशन? नहीं। अब चौथा, एक आप लोगों की जैसा एक यूथ है जो सिचुएशन को अलग तरीके से सोचता है। ये जब भिखारी इसके पास पहुंचा तो इसने सिचुएशन को एनालाइज किया कि अगर मैं इसको पैसा दे दूं तो आज मेरे से मांग रहा है, कल किसी और से मांगेगा, और मानव होने के नाते, मानवाधिकारों के नाते भीख मांगना कहीं भी मानवाधिकारों के अनुरूप नहीं है, ये उल्लंघन माना जाता है। मैं इसको डांट के भगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसको डांटूंगा कि भाई चला जाए यहाँ से, मेरे से नहीं किसी और से मांगेगा। मैं इसको समझाऊं, समझाने का क्या फर्क? भाई इसके पास लिवलीहुड नहीं है, इसके पास जीविका नहीं है, ये शरीर से सक्षम नहीं बेचारा, तभी तो भीख मांग रहा है। करना क्या होगा? मुझे ये पता चला कि भाई देश में ऐसे तमाम सरकारी प्रोग्राम ऐसी चला रही हैं जिसमें कुष्ठ रोगों का निवारण हो सकता है, ठीक है, सरकार उनकी फ्री दवाई कर सकती है। दवाई करने के साथ साथ उनको मुख्य धारा में लाने में, मेन स्ट्रीम लाने में सरकारें जो है वो बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रही हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं जो इनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, दूसरा इसको मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया, उसको एक हॉस्पिटल में या एक सरकारी प्रोग्राम एंड पॉलिसी में उसको एनरोल करा दिया, एक प्रयास किया आपने। अब मुझे बताओ, ये रही एक सिचुएशन, भिखारी तो सेम था, लेकिन इन चारों का उस समस्या को देखने का दृष्टिकोण कैसा था? भिखारी सेम था, प्रॉब्लम वाज सिमिलर टू ऑल पीपल फॉर 1, 2, 3 and 4, बट हु गेव द राइट सॉल्यूशन और अटमोस्ट सॉल्यूशन? किसने दिया? 4th वन। ये तुम मानते हो ना कि इसका जो अप्रोच है वो सबसे अच्छी है। एक्चुअली में यूपीएससी ने ये जो 2011 और 2013 के बाद चेंजेस किए हैं, उन्हें बेसिकली ये वाले स्टूडेंट चाहिए, वन हु कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली एंड शॉर्ट टू गो द सॉल्यूशंस, और जो पहली बात, जो समस्याओं को सही ढंग से समझ सके और उनके समाधान के लिए आगे जा सके। किसने इस प्रॉब्लम को सही ढंग से समझा? 4th वन। कंडीशन में कोई चेंज? नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या हुआ था? प्रॉब्लम को सही ढंग से समझने की समस्या। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? जो समस्याओं को सही ढंग से समझ सके। ये अपनी कॉपी में आप ये पॉइंट लिखेंगे, पहला। दूसरा, और जो उनके ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जा सके, मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जा सके। मैक्सिमम हाइपोथेटिकल हो जाता है,
ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये तो सोच सकता था कि देश के सारे हम कुष्ठ रोगियों का इलाज करवा डालें। ये क्या है? ये मैक्सिमम है, हाइपोथेटिकल है, ये बकवास है। जहां तुमने ऐसा बोला वहीं पे तुम्हें इंटरव्यू बोर्ड में रगड़ लेंगे, ठीक है। तुम्हारा वो कद्दूकस पे तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है। घिसाई वही शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है? आदत डालनी है। ऑप्टिमम का मतलब होता है उस समय काल में उन परिस्थितियों के अनुरूप लिया जाने वाला मैक्सिमम डिसीजन। तो ये क्या हुआ? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब ये पूरी दुनिया के भिखारियों थोड़े सोच रहा है जो उसके सामने केस स्टडी। अब थोड़े ना तुमने एक गरीब का मिटा तो पूरे देश से मैं गरीबी मिटा के रहूंगा, कुछ नहीं होने जाने वाला। तुम अपनी कैपेसिटी को समझो, संसाधनों को समझो। मैं जो मेरे अपने जिले में मेरे अपने विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, मैं उनके लाइफ में क्या करना चाहूंगा? चेंज करूंगा। तो पूरे जीवन काल में आप तमाम विभागों में जाओगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे, वैल्यू एडिशन। और तुम अकेले देश के इकलौते आईएएस ऑफिसर नहीं हो भाई, पूरी एक लंबी एक सीरीज है। तुम अकेले सेलेक्ट नहीं हुए और ना तुम्हारे बाद ऐसा नहीं कि वैकेंसी बंद कर दी जाएगी। तो तुम्हारे बाद भी लोग काम करेंगे और तुमसे पहले लोग काम कर रहे हैं। उसी चेन का मुझे एक हिस्सा बनना है। मुझे जहां रहना है वहां वैल्यू एडिशन करना है। क्लियर है? ये हमारा अटमोस्ट डायरेक्शन होता है। और हमारा स्टूडेंट एक्चुअली में, सॉरी टू से, लेकिन वो इस बात को जानता ही नहीं है। वो पहले आता है, सिलेबस लेता है, किताब खरीदता है, धगाधक पढ़ना शुरू। उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहां है और क्या करना है। तो यानी मैं इसी के आधार पर कहता हूं, आपको पहला क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्लियरली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। डोंट नीड टू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी। इतने तमाम क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम ही ढंग से समझ गए, बहुत बड़ी बात है। अब नक्सलवाद, कश्मीर की समस्या, जाति की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब मुद्दे हैं ना। कृषकों की आत्महत्या, समाधान मुझे बता दो, और बता सकते हो तो जाकर सरकार को बता दो। सरकार इंतजार कर रही है। इतने कोशिश करने के बाद भी इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बता दो। सरकार ने इतना जो है श्रम, जितना सैन्य बल लगा रखा है, कश्मीर में पत्थर फेंकने बंद हो गए? नहीं बंद हुए ना, बता दो। सरकार ने इतना जो है वो कोबरा फोर्सेस और पता नहीं क्या क्या ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाए, नक्सलवाद बंद हो गया? नहीं बंद हुआ, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, आपको हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस नहीं देने। जो स्टूडेंट हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन देता है वही साफ हो जाता है। तो पहली बात, हमारे स्टूडेंट में जो मैं वहां बात करूंगा, ठीक है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते, क्यों नहीं सेलेक्ट होते? उन्हें एक्चुअली में प्रॉब्लम सही ढंग से समझ में आती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो बस पढ़े जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि पर्पस पढ़ क्यों रहे हो? ताकि मेरे देश की समस्याओं को समझ सको, भारत की समस्याओं को समझ सको। और मैं अगर एक ही वर्ड में यूपीएससी को समेट देता हूं, वो तुमसे पूरी कहानी में, पीटी मेंस और इंटरव्यू में, ये भूगोल क्यों पढ़वा रहे हैं तुमसे? आगे चलकर क्या तुम खगोलज्ञ बनोगे? वहां जाओगे, पृथ्वी सामने रख के ऐसा कुछ करोगे? हिस्ट्री तुमसे क्यों पढ़वा रहे हैं? क्या तुमसे कब्रें खुदवाएंगे? आर्कोलॉजिकल सर्वे में जा रहे हो? नहीं जा रहे हो ना, तो हिस्ट्री क्यों पढ़वा रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर तुमसे क्यों पढ़वा रहे हैं? क्या करोगे तुम? वहां पे जाकर बताओगे कि ये कथकली है और ये कुचिपुड़ी है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करने जा रहे हो। क्यों तुमसे पढ़वा रहे हैं? तो तुमसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़वा रहे हैं। तुम्हें क्या रॉकेट छोड़ना है आगे चल के? नहीं करना है ना। तो तुमने कभी सोचा कि तुम्हें इतने सब्जेक्ट पढ़वाते क्यों हैं? क्यों पढ़वाते हैं? हिस्ट्री का क्या? मौर्य वंश के बारे में जान के तुम क्या वहां पे जो है वो बड़ा एक कदम मार दोगे, बहुत बड़े तीर चला दोगे? या चालुक्य कब आए और कब गए ये तुम जान जाओगे तो तुम कौन सा जो है रहस्य खोद के निकाल दोगे? या सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ कहाँ चूड़ी कंगन मिले हैं ये जान जाओगे तो तुम जो है कुछ नया जो है क्रांति पैदा कर दोगे? क्या करोगे तुम भाई? पृथ्वी कितनी बार किधर किधर घूमती है ये बताकर तुम क्या करोगे? रहना तो तुम्हें इसी पे, और सापेक्ष रूप से तुम स्थिर हो। अब पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम जा रही है, 4 घंटे में कितना घूम जा रही है, घूमने दो यार। तुम्हें क्या करना है? लेकिन तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये क्यों जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट इस क्यों के बारे में बात नहीं करता। हमारा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या के बारे में बात करता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज सर? ज्योग्राफी में सिलेबस कितना है सर? हिस्ट्री में कितना है सर? अभी एंशिएंट खत्म हो गया है, मेडाइवल कब शुरू होगा? वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्या 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 क्या। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्यों। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट, 1% स्टूडेंट हु जस्ट आस्क, ओनली 1%, भाई क्यों? यही हो, आपने देखा होगा 1000 बच्चे की क्लास और 2 बच्चा सेलेक्ट होता है। फोटो बड़ी बड़ी छपती है, सालों तक छपती है,
और यही पूछा, इतना ज्यादा छाप देते हैं उसको कि हर स्टूडेंट उसी 2 दिखाई पड़ता है, उस स्टूडेंट को 998 नहीं दिखाई पड़ता जो उसी क्लास में उतनी फीस देके उतना ही समय लगाकर फेल कर गया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मासेस। अरे हमारा लोकतंत्र ही है भाई माइनॉरिटी का। 28% वोट पाने वाली सरकार बहुमत की सरकार होती है, यानी कि तुम्हें 28% लोगों ने तो पसंद किया, लेकिन 72% लोगों ने तुम्हें पसंद नहीं किया, फिर भी तुम बहुमत की सरकार हो। यानी कि 1000 बच्चे की क्लास में 2 बच्चा सेलेक्ट हुआ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नोबडी इज आस्किंग अबाउट उन 998 का क्या हुआ भाई, जो गायब हो गए, इतनी फीस उतना ही सपना देखे। उनके सपने क्या किराए के थे? नहीं, उनके भी सपने उतने ही क्लियर थे, लेकिन ना तो उस स्टूडेंट से बात की गई और ना उस स्टूडेंट ने बात किया। दोनों तरफ से दिक्कत है। आप जिस एजुकेशन सिस्टम से होकर आए हो वो एजुकेशन सिस्टम भी डम्प्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है? क्यों? अगर कोई भी चीज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आस्क क्यों पढ़ने जा रहे हैं? यूपीएससी में हिस्ट्री का क्या करना है भाई? मुझे क्या बनाना चाह रहे हो? आगे मैं कुछ खुदाई उदाई करूंगा, मैं जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़कर जो है एक नया आंदोलन खड़ा करूंगा। मैं करने क्या जा रहा हूं? कुछ नहीं करने जा रहे हो ना। देन सोचो कभी क्यों पढ़ाया तुमसे, जानते हो? अब सोचो, आप लोग यूपीएससी के बारे में तैयारी भी कर रहे हो, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्यों? आखिर तुम बताओ, इतिहास पढ़ के क्या करोगे? बताओ। जान गई तुमने गांधी ने कैसे आंदोलन किया, अब बताओ गांधी का आंदोलन जान के तुम क्या कर लोगी? नया आंदोलन खड़ा कर दोगी अन्ना हजारे को रिप्लेस करके? तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता में ये पता चल गया चूड़ी कंगन कहां मिले, क्या करोगे इसका? फिर से जाके खोदोगी, लिपि पढ़ के दिखा दोगी सिंधु घाटी की? नहीं, मैं पढ़ के दिखा दूंगी, खड़खड़ यही बोला था। क्या करोगे इसको पढ़ के? लो, ये हालत है। और छोटा सा और इसको सिंपल करो, ये क्यों जो है, अब देखा क्यों का मजा हम पूछते ही नहीं है। को जानेंगे, मतलब पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, तभी हम उसकी समस्या को समझ पाएंगे, और हम उसकी समस्या को समझ पाएंगे तभी उनका हम कोई समाधान या कोई भारत की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। यूपीएससी सिर्फ इतना ही है, सिर्फ यही है पूरा सिलेबस। A1 2 3 4 5 6 जितने भी पेपर तुम्हें याद करने हो कर लो, सिर्फ इतना है यूपीएससी। भारत की आवश्यकताओं, अपने भारत को जानना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपीएससी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी अग्रवाल कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने 2011 और 2013 में चेंज क्यों किया, 2011 में प्री में और 2013 में मेंस में, करना क्या चाहते हैं आप? इतना बवाल मचा हुआ देश में, आप क्या करना चाहते हैं? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं, हिंदी ने। बोला हम ये सब नहीं जानते, हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो रटने वाला ना हो, जो भारत को जानता है। और जब भारत की बात हम करेंगे, ये जो महान भूखंड है, ये कोई एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ, एक सतत संस्कृतियों के साथ पैदा हुआ। भारत के लोग, आज हम जहां हैं वहां हमारा जो कल्चर है वो 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है कि नहीं है? तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? आज हमारे पास जो है, आप उठाकर देख लो, हर जगह तुम्हें अपने पुराणों, अपने वेदों का जो है वो जो है सिस्टम मिलेगा। यहां तक ये जो हमारा वाक्य है सत्यमेव जयते, ये भी मुंडकोपनिषद से उपनिषद से लिया गया है। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे, वो मूल्य कैसे आए? और जब ये मूल्य डेवलप हुए तो आपने एक सनातन धर्म के रूप में अपनी उत्पत्ति की, और धीरे धीरे अन्य धर्मों का इसमें क्या हुआ, विलय हुआ, और इसकी वजह से आज हम अनेकता में एकता का सिद्धांत अपने आप में पाते हैं। जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत यहां ना होकर गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, यहां हिमालय नहीं हुआ करता था। और जब आज से लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुए थे ज्योग्राफी में, तब ये हिस्सा आकर टकराया और उसमें जो है ये प्रायद्वीपीय भारत, ये महान हिमालय और मैदानों का निर्माण हुआ। तो आखिर इनके माध्यम से हमें क्या पता चलेगा इंडिया के बारे में? और जब मैं इंडिया यानी भारत की बात करता हूं तो भारत की संभावनाएं क्या हैं, भारत का इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संस्कृति क्या है, भारत की चुनौतियां क्या हैं, भारत आज कहां है और कहां जाना चाहता है। यह है यूपीएससी। किताबों से अपने दिमाग को बाहर निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ने का एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे तुमसे किसी ने कहा कि यूपीएससी 3 किलोमीटर चलोगे तो तुम यूपीएससी पहुंच जाओगे, ठीक है। अब तुम्हें 3 किलोमीटर मेट्रो की साइड में चलना था, मान लो ईस्ट की डायरेक्शन में जाना था,
3 किलोमीटर तुम निकल लिए तीमारपुर की तरफ, उल्टा पश्चिम की तरफ, 3 किलोमीटर तुम भी चले और 3 किलोमीटर तुम भी चले, कौन अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? कौन अपने तरफ, जिसकी डायरेक्शन एक्यूरेट होगी। समझे मेरी बात? तुम भी दावा कर सकते हो सर मैं भी 3 किलोमीटर चला हूं, मेरे को उतनी मेहनत लगी है, ये भी 3 किलोमीटर चले, लेकिन ये तो पहुंच गए अपने लक्ष्य तक, लेकिन आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपकी मेहनत के साथ दिशा नहीं थी, आपकी मेहनत के साथ डायरेक्शन नहीं था। तो डायरेक्शन कौन तय करेगा? कि जब आपको अपना पर्पस पता हो। आप लोग नीचे से देखते हो यूपीएससी को कि भाई अभी पहले पीटी आएगा, पीटी क्वालिफाई होगा तो एक आध दो चांस में मेंस पे पहुंच जाएंगे, फिर मुंह पर रहता है, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता भी नहीं। ये मैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच, ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, ये एक्चुअली उल्टा है। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आता है कि सर पीटी की तैयारी कराएंगे मेंस की, हमें पहले पता चल जाता है ये इसका मामला साफ हो रहा है। सॉरी टू से, लेकिन गड़बड़ है। पीटी और मेंस जैसी चीजें नहीं होती हैं। यूपीएससी में पर्पस मेंस होता है। आप कैसे पीटी और मेंस के लिए अलग अलग करोगे, सारा इंफॉर्मेशन है। ये बताओ गांधी का आंदोलन, पीटी के लिए अलग से वो आंदोलन चलाएंगे और मेंस के लिए अलग आंदोलन चलाएंगे? बोले यूपीएससी का एस्पिरेंट पढ़ेगा तो पीटी में हम अलग आंदोलन चला लेते हैं, मेंस में अलग आंदोलन। 1942 का आंदोलन उनका अलग होगा और पीटी के लिए अलग होगा। ऐसा पृथ्वी जो है पीटी के लिए अलग तरीके से घूमेगी, मेंस में अलग तरीके से घूमेगी। वेरी गुड, ठीक है। संसद जो है पीटी में अलग तरीके से काम करेगी, मेंस में अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। गलत है, ये अप्रोच ही गलत है। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको ऊपर निकलकर, जो आप ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देखिए। यानी कि ये सर्विस मुझसे चाहती क्या है, ये मुझसे प्रशासनिक गुण चाहती है, मुझसे जो है वो शैक्षिक गुण नहीं चाहती। शैक्षिक गुण चाहती तो इसके पास बहुत सा, सभी यूनिवर्सिटीज के टॉप 3 लड़के भी उठाते, सीटें भर जाती, सारे टॉपर्स उठाती, सीटें भर जाती, जरूरत ही नहीं थी तुम्हारी एक एग्जाम कराने की। और एग्जाम कराना ही था तो एक सिंपल सा एक स्तर का एग्जाम करा लेती, 1 महीने में रिजल्ट बाहर, है ना। यहाँ तो साल साल भर प्रक्रिया चलती है। क्यों? उन्हें एक्चुअली में पढ़ाकू नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग चाहिए, प्रशासनिक लोग चाहिए, जो इस प्रशासन के घोड़ों को सही ढंग से संतुलित कर सके। उसको दौड़ना नहीं है, उसको दौड़वाना है। उसके पास पूरा सिस्टम, एक डीएम जो होता है उसकी गाड़ी चलाने वाला होता है, उसका दरवाजा खोलने वाला शोफर भी होता है, उसको दरवाजा भी अपना नहीं खोलना है। उसका अर्दली होता है, तुरंत यहाँ पर देखो अर्दली एकदम बढ़िया टोपी ओपी लगाए, फाइल कौन रखेगा, कौन सी फाइल देनी, उसका अर्दली होता है। उसका एक पीए होता है, एक उसका सेक्रेटरी होता है भाई, ठीक है, कि भैया सेक्रेटरी सर इसकी आपसे मीटिंग है, इसको उसको कॉल भी नहीं करना, उसको बोलना उसको कॉल कर दो, ये मेरी फाइल ऐसी चाहिए। उसको कुछ, उसके पास क्या है, पूरा तामझाम है। उसके नीचे का जगह, उसको नहीं जाना है गांव में, फोन कर दिया वीडियो से, ये फाइल मेरे को चाहिए। एसडीएम को, एसडीएम ने वीडियो, वीडियो को नीचे प्रधान तक, वो पूरी एक सिस्टम मिला हुआ है। उसको कौन चाहिए? जो उन सभी घोड़ों को हाँक ले जाए, जो उनसे काम निकलवा सके। उसमें से कई लोग होंगे आनाकानी करेंगे, नहीं काम करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपके ऊपर तो संसद बैठी हुई है ना, वो आपसे काम चाहती है और आप काम नहीं कर पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे। फंस गया मामला, हो गया गड़बड़। तो आप जो है, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए, आपको भारत की आवश्यकताओं को समझना है। यानी आपको अपने चारों तरफ, अब आपको अपनी किताबों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स किताबें बहुत छोटी हैं। क्या कारण है कि उन कुछ, यही किताब सबके पास होता है, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ का नहीं होता है। क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको पर्पस क्लियर होता है कि मुझे पढ़ना क्यों है, मुझे जानना क्या। तो वो उनके आसपास भी जो कुछ चल रहा होता है ना, वो अपने सिलेबस से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि आज ये घटना घटी है, इसको मैं अपने सिलेबस में कहां लेकर जाऊंगा। और जिस स्टूडेंट को जो लगा पड़ा है नोट पर, नहीं मुझे दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं, मेरे को किताब पढ़नी है, वो खत्म हो जाता है उसी किताब में। उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है और क्यों। तो जिस समय आपको अपनी आवश्यकताएं पता चल जाएंगी, मेरी इंडिया की अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसी समय आप सक्सेस होना शुरू कर जाओगे। डन। तो ये आपकी संभावनाएं और चुनौतियां यहां पर आ जाती हैं। आप भारत को समझो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आज भारत कहां है? आज आप गोरखालैंड का इशू समझने जा रहे हो, ठीक है, तेलंगाना का मुद्दा तुम्हें समझना है, लेकिन ये मुद्दा कोई आज का तो नहीं है। कावेरी जल विवाद को समझना है, भारत में भाषाओं को विभाजन को लेकर मुद्दा समझना है। तो इसके लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। आज भारत में किसान इतना परेशान क्यों है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर पाओगे, तब जाकर आप पढ़ाई कर पाओगे। और जो स्टूडेंट इस वे में पढ़ता है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम को सही ढंग से आइडेंटिफाई कर पाता है। क्योंकि अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है।
प्रॉब्लम को सही ढंग से समझना है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं छोटा सा, अखबार कहीं पढ़ा है यूपीएससी के लिए अलग से कोई अखबार छपता है, लिखा हो कि यूपीएससी के द्वारा छापा गया अखबार है? कहीं कोई किताब इसके ऊपर लिखा हो यूपीएससी द्वारा छापा गया रिकमेंडेड? यूनिवर्सिटी में जाते हो लिखा होता है ना फलाना यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेड है, 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो, वाली किताब पढ़ते हो, उसकी कुंजी आती है, याद कर लेते हो, एग्जाम पास। यूपीएससी में देखा है कहीं? अब यही अखबार जो है एक चाय वाला भी पढ़ रहा है, एक रिक्शे वाला भी पढ़ रहा है और आप भी पढ़ रहे हो। अब एक मुद्दा आ गया, लिंचिंग का मुद्दा, गो हत्या का मुद्दा। एक आदमी होगा, अरे धर्म से जुड़ा हुआ है मामला है, बहुत संवेदनशील है, हम नहीं माने, बंद कर देना चाहिए। दूसरा उसका विरोधी हो, बोला कैसे बंद कर दोगे, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो ऐसी की तैसी। क्योंकि तुम उसी अखबार उसी रिसोर्स का अलग ढंग से इस्तेमाल करोगे। समझ रहे हो? आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा, जो पक्ष में होगा वो अलग चिल्ला रहा होगा, अरे गाय हमारी माता, ऐसी ऐसी मार का कोई ऐसी तैसी कर देंगे हम। तो दूसरा क्या कहेगा, कैसे कर दोगे तुम, हम जो चाहे रहें चाहे जैसे खाएं तो हमारी मर्जी। लेकिन तुम न इस धर्म के हो न उस धर्म के हो, तुम तो यूपीएससी के हो, तुम्हारा धर्म ही एक ही है यूपीएससी। तुम्हारी क्या होगी, सोच अलग होगी। अब तुम क्या होगा, तर्क रखोगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोनों के तरफ, ना तुम इसकी तरफ हो ना तुम इसकी तरफ हो। और यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल संतुलित अप्रोच रखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आप प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। और प्रॉब्लम को समझने के लिए आपका न्यूट्रल होना यानी संतुलित होना सबसे जरूरी है। आप इधर हुए दूसरी तरफ, इधर हुए दूसरी तरफ, तो ये आपका पहला रिक्वायरमेंट है, जो सबसे अटमोस्ट और सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो आप एक डायरेक्शन में चले जाओगे या दूसरी डायरेक्शन में चले जाओगे, और ये दोनों सिचुएशन बहुत खतरनाक है। सो यहाँ जो हमें काम करना है वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। किताबें और सब्जेक्ट तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। अपने आप को सोचना पड़ता है हमारा भारत क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, संभावनाएं क्या है, आज ये कहाँ है और मेरे प्रयासों के द्वारा ये कहाँ जा सकता है। जब मैंने कहा मेरे प्रयासों के द्वारा, तो यहां पर आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, अगर आप वाकई में ट्रूली में यूपीएससी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आप अच्छी रैंक से क्रैक करना चाहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कभी भी आईएएस की तैयारी करने के लिए मत पढ़ो, कभी भी आईएएस की तैयारी करने के लिए मत पढ़ो। तुम आईएएस ऑफिसर हो ये सोच कर पढ़ो। जब इस कमरे में एंटर करो तो 1 सेकेंड के लिए रुको, गहरी सांस लो और ये सोचो कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, और उसी जूते में तुमने पैर रख दिया जिसमें उसका पैर है। अब मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो मेरा क्लास में अटेंशन लेवल कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि मीटिंग में जमाई लेता हुआ तुम्हें डीएम दिखाई पड़े, या किसी भी तरह सुस्त बेकार नकारा सा आदमी, क्या हो रहा है देश में, चलो जाने दो, ऐसा हो सकता है? उसका एक व्यक्तित्व तुमने देखा, लोगों ने अपने डीपी तक चेंज कर ली। चंद्रकला को देखो, या किसी को अपनी डीपी लोग चेंज बनाते हैं, उनके लाख 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 फॉलोअर्स होते हैं, उनके कितने लाइक्स होते कि नहीं होते आज फेसबुक पे, उनके वीडियोस कितने शेयर किए जाते, होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? तुम्हें नहीं दिखता है कि वो कुछ अलग पर्सनालिटी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती हुई नजर आती है, तभी तो हमें वो लीड करते हुए नजर आते हैं। आप में से कई लोग अपने दरवाजों दीवारों पर फोटो भी चिपकाते हो उनकी, तुम्हारी फोटो कितने लोगों ने चिपकाई होगी कि तुम बड़ा अच्छा लग रहे हो, बहुत मोटिवेट करो, तुम्हारी फोटो लगाते? नहीं होगी भी तो फाड़ देगा कोई, कि कहीं भगवान जाने कहीं तबीयत ना खराब हो जाए देख के 2-3 बार में। क्यों? उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो मेरी एक बात याद रखना कि अगर यूपीएससी में सक्सेस होना चाहते हो तो मेरे इसको गुरु मंत्र मान लो। आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, आईएएस हो अपने दिमाग में ही बिठा लो, अपने अवचेतन मन को रात दिन ये आदेश दो कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे वो प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो कैरी करना है अपने कंधों पर, राइट? यानी जब तुमसे बात कही जाए, कभी तुमने डीएम को देखा है मिमिया? कभी सोचो प्रधानमंत्री ने फाइल मांगी, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ जनसंख्या कंट्रोल पे क्या चल रहा है, ऐसा कभी देखा है उसको बोलते हुए? नहीं ना, वो मुखर होते हैं। आप जाकर आज जितने भी मन करे यूट्यूब पे इंटरव्यू देखिए, वो कितने बढ़िया वक्ता होते हैं, देखा होगा, मन करता है इनको घंटों सुनते रहे, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरी सिस्टर इला को ही देखो, अभी उसका जो है अनअकैडमी पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, या मेरे साथ जो उसकी वीडियो है, आप देखोगे जितने लोगों ने उसको सुना कि बोले सर ये तो बेहतरीन बोलती हैं, और बेहतरीन बोलती है, और बहुत मतलब दबंग व्यक्तित्व होता है उनका, मतलब बातचीत अपने विचारों को रखने में वो बहुत ही आगे होते हैं।
और इस चीज को आप लेकर आइए। इला वॉज नॉट थिंकिंग उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इला वॉज वरीड अबाउट कि रैंक कौन सी आएगी। वो ये नहीं सोच रही थी कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो ये सोच रही थी रैंक कौन सी आएगी। जब आई 51 में तो बहुत रोना शुरू कर दिया, बोले हम तो सोच रहे थे 10 के अंदर जाएगी, मेरे को इंटरव्यू में सही नहीं दिए। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है, इतना जबरदस्त होता है कि वो लोग जो है वो उस लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। शाह फैसल साहब, उनका इंटरव्यू सुनोगे जो दूरदर्शन पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि भैया 6 महीने की तैयारी के बाद मैं जब खाली बैठता था तो मैं इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करता था कि जब मेरे घर, मैं जब आईएएस में जब रैंक लेकर आऊंगा, मेरे घर पत्रकार पहुंचेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, ड्रेस कैसे पहनूंगा, शर्ट पैंट कैसी होगी। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। ये शाह फैसल ने खुद कहा, और नतीजा जानते हो क्या है? शाह फैसल कौन है? आईएएस टॉपर, ठीक है, फर्स्ट रैंकर। अदापा कार्तिक आईएएस टॉपर, जब उनका सेमिनार में देखने गया था, बंदा 6 घंटा बोलता रहा खड़े खड़े ऑडिटोरियम में, और 6 घंटे में उसकी वॉइस फ्लक्चुएट तक नहीं की एक बार भी। और मतलब ठसाठस ऑडिटोरियम, खालसा ऑडिटोरियम भरा था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, और 6 घंटा वो पर्सनालिटी बोलती रही और लोग सुनते रहे उसको। न वो हिला और न ऑडियंस उठी, 6 घंटे तक बांध के रखा। इतना जबरदस्त ऑरेटर। तो ये तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? आपको उस पर्सनालिटी को तैयार करो। जब जब ये सोचोगे मुझे अभी आईएएस बनना है, कई मैंने देखा है बच्चे इतनी गलत बात करते हैं, कई सीनियर्स को मैंने देखा है, जूनियर्स को बोलते हैं अभी तो आए हो, 4-5 साल लगेगा, अभी तो 2-3 साल खाली पीटी समझने में लग जाएगा। मैंने देखा है 2-3 स्टूडेंट आए थे मेरे पास काउंसलिंग की, उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। 3-3, 4-4 अटेम्प्ट में पीटी नहीं निकला उनका। उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया इतने साल? बोले सर 2 साल तो हमें बताया गया था कि खाली पीटी समझने में लग जाएगा, हो गया काम खत्म। इतना बड़ा कठिन एग्जाम नहीं है, बहुत ईजी है, आप कठिन बना लेते हो उसको। मैंने अपने अनुभव से सीखा है, अगर आप वाकई में यूपीएससी में कुछ करना चाहते हो तो मेरी इस बात को गांठ बांध लो कि जब भी अपनी क्लासेस में प्रवेश करो तो इस एटीट्यूड के साथ प्रवेश करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि तुम आईएएस ऑफिसर हो। और हर समय ये तुम्हारे दिमाग में विजिलेंट होना चाहिए। जब तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, जब तुम अपने क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब तुम्हारे टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हर समय तुम्हारा वो व्यक्तित्व जो है वो उभर कर आना चाहिए। आशावादिता होनी चाहिए। कई बच्चों देखे एकदम स्लाउच करके ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं घर में कौन सी तबाही मच गई हो। ये गुजरात में इन्हीं की जमीन जो है उजड़ गई थी बाढ़ में। नहीं, कुछ बच्चों को तुम देखोगे, नोटिस करके देखना, क्लास में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहां तक कि कई बच्चे, जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बच्चे मजाक उड़ाते हैं, बहुत बड़ा तेजूलाल बन रहा है। लेकिन जिनको पता है कि कंपटीशन तो मेरा अकेले का है ना, जिस दिन सिलेक्शन होगा मेरा होगा, मैं पूरा कुनबा लेके थोड़े ना जाऊंगा। और अगर मैं नाकामयाब हुआ तो भी कौन किसके हिस्से आएगी? मेरे अकेले के हिस्से आएगी। मेरा साया भी मेरा जो है वो उस दिन नहीं लेगा, मेरे माँ बाप भी मेरे हिस्से की असफलता को बांट नहीं पाएंगे। वो दर्द केवल और केवल मेरा होगा। तो जब सफलता आपकी, असफलता आपकी, तो दुनिया की परवाह किस बात की भाई? राइट। तो यहां पर जो आपको करना है, अपने आप को 24 घंटे सोते जागते आपको अलर्ट रहना है, उस व्यक्तित्व को कैरी करना है कि वाई आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। इस बात को समझो और महसूस करो कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे अब एकदम उसको कैरी करना है। कभी देखा है एक अभी आईएएस ऑफिसर ने खाली एक स्टेटमेंट तो दे दिया था कि शौचालय नहीं बनवा पा रहे हो तो सेल योर वाइफ। क्या हुआ था? एक हल्का सा मुंह से स्टेटमेंट निकला, नेशनल न्यूज में चला गया। मीडिया हमेशा आपके सामने, कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं। आप एक हल्का सा लूज पढ़ा होगा ना, अभी हफ्ते भर पहले की न्यूज हो रही है। एक डीएम ने एक अस्पताल में गया था इंस्पेक्शन करने, खाली ऐसे पैर रख दिया था महिला के बेड पे, नेशनल न्यूज बन गई थी। पढ़ा था ना, देखा था, देखा जरूर होगा। तो सोचिए आप हर समय मीडिया की नजर में, आप एक गलत हरकत, आप पता नहीं सामने वाले ने इरिटेट किया, कुछ कहा हो, इंसान हो, आपको हर समय क्या करना पड़ेगा? अपने आप को संतुलित करके रखना पड़ेगा, बैलेंस करके रखना पड़ेगा। यह है चुनौती इसकी। आप किसी के एजिटेट नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसकी आदत अभी से लेकर आइए, अभी से लेकर आइए। जब क्लासेस में प्रवेश करिए तो आपके कंधे उठे होने चाहिए, आपका जो ठोड़ी है, ये जो आपका चिन्ह है, ये हमेशा आशावादिता की तरफ होनी चाहिए। लोग लाख तुमसे कहते रहे कि नहीं हो पाएगा, प्रूव करके दिखा दो मैं ही कर सकता हूं। उमुल खेर के तो फादर ने घर से निकाल दिया था, घर वालों ने कहा था रिश्ता खत्म, बाप बेटी का रिश्ता खत्म, माँ बाप का रिश्ता खत्म हो गया था, घर से निकाल दिया। घर के पास ही किराए का मकान लेकर, त्रिलोकपुरी एक बहुत पिछड़ा इलाका है, वो 40-40, 50-50 रुपए में ट्यूशन पढ़ाया था। अपनी बीमारी भी खुद अकेले झेली थी। मेट्रो की सीढ़ियां पकड़ के जाती थी, अगर गिर जाए तो हड्डियां खटाक से टूट जाएंगी, बोन डिसऑर्डर है। इतने गंभीर ऑपरेशन से होकर गुजरी थी। हमारे आप जैसे लोग होते तो जीना छोड़ देते कि माँ बाप ने रिश्ता खत्म कर दिया, 40-40, 50-50 रुपए लगा के रात में 3-3 बजे तक जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही है। इतना मतलब बेचारी एक भी मिनट उनके पास कुछ नहीं है।
और अपने दम पर सब कुछ खड़ा किया। आज वही अभी कल स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि मैंने अपने माँ बाप को माफ कर दिया, मेरे माँ बाप है उनको पाने का पूरा हक है। आज क्या है, वो IAS है ना। तो दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है। आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए, व्यक्तित्व तो हमेशा आना चाहिए। और इसीलिए मैं हर मंच पर यह बात कहता हूं कि IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और यहीं पर आकर वो सारी किताबें सेकेंडरी हो जाती हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 10 घंटा पढ़ना चाहिए 12 घंटा। मैं तुमसे कहता हूं 16 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं। ये 10 घंटा 12 घंटा किसने निर्धारित किया कि 12 घंटा पढ़ के तुम IAS बन जाओगे। तो फिर मुनीश का क्या हुआ, जिसकी सेकंड रैंकर थी, जिसके फादर जो नहीं थे, माता दूसरों के घरों में काम करती थी, बेचारे ने किसी तरह पढ़ के नौकरी ज्वाइन की। मेट्रो में आने जाने से लेकर उसको 4 घंटा हार्डली पढ़ने का मौका मिलता था। उसने सेकंड रैंक पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल दी, उसको नहीं निकालना चाहिए था भाई। जब 12 घंटा 14 घंटा आपके सक्सेस का प्रतीक है तो उसको तो 4 घंटे पढ़ने के लिए मिल रहा है, उसको तो बेचारे को सोचना भी नहीं चाहिए था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड रैंक मारी उसने। जिसका फादर नहीं है, माता दूसरों घरों में काम कर रही है, नौकरी करके उसको गुजारा चलाना है, उसको तो आना ही नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली में ये 12 या 14 या 16 घंटे का खेल नहीं है, ये खेल केवल अपने व्यक्तित्व का है। मेरे फेसबुक पे रमेश घोलप साहब हैं, ठीक है, आज IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। रमेश घोलप अपनी माँ के साथ चूड़ियां बेचा करते थे, इतने गरीब थे। इनको रामू के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जब IAS हुए, ठीक है, इन्होंने अपनी पहली पोस्ट डाली थी, रामू बिकम्स रमेश घोलप IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आज इनके इतने फॉलोअर हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था, अभी बहुत चर्चा में थे, अभी न्यूज़पेपर में आ रहा था, इन्होंने इतना जो है करप्शन पकड़ा जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए कितने लोगों को इन्होंने, गरीबों को मकान दिलवा दिए, और जो पैसा गरीबों के लिए आ रहा था उनके ऊपर तमाम माफिया ने इनके ऊपर दबाव डाला, इनकी सबकी ऐसी तैसी कर दी। और आज इनके इतने फैन फॉलोइंग है, इनका खाली ट्रांसफर ऑर्डर निकला था, जनता सड़क पर आ गई, हीरो बना लिया इनको, बोले जाने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। ट्रांसफर ऑर्डर वापस हुआ इनका। तो आप हीरो हैं आने वाले समय के, आप परिवर्तन के एजेंट हैं। आप लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं, सिर्फ लोगों की नहीं, अपनी। चूड़ी बेचने वाली का लड़का, और ये दिव्यांग है, मजेदार बात है, चूड़ी बेचते थे अपनी माँ के साथ, रामू नाम से बुलाया जाते थे, हे रमुआ, ठीक है, इस तरफ से झारखंड और बिहार के क्षेत्र में। और रामू, इन्होंने पहली पोस्ट डाली थी, नाउ रामू बिकेम रमेश घोलप, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। आज लिखा जाता है, आज कहीं भी जाते हैं इतनी फोटो शेयर करते हैं, बढ़िया पगड़ी पहन के और भाषण दे रहे हैं, और जनता सामने बैठी तालियां बजा रही है, बढ़िया वेल मेंटेन सूट, और गाड़ियां, लाल बत्ती, शोफर खड़ा है, पीछे बॉडीगार्ड खड़े हैं। आज वो चूड़ी बेचने वाले का लड़का आज इतने प्रभाव में, इतनी ताकत में जी रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? ये तुम कर सकते हो, तुम उस जगह पर हो, तुम यहां तक अगर पहुंचे, इन क्लासेस तक पहुंचे हो, तो इन सपनों के लिए तुमने बहुत बलिदान किया होगा। नहीं तो बहुत से लोग सोचते होंगे IAS बनने का, कौन नहीं सोचता IAS IPS बनने का, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाते, सोचते रह जाते। तो तुम में कुछ खास है कि अपने घरों से निकलकर, अपनी परिस्थितियों से लड़कर इन कुर्सियों पर आज बैठे हो। तो यह भी तय है कि अगर ये सपने तुम्हारी आंखों में जिंदा रहे तो इससे आगे भी जाओगे। ये बात तुम ध्यान रखना, इससे आगे भी जाओगे। रोक कोई नहीं सकता, सिर्फ एक आदमी तुम्हें रोकेगा, और वो तुम खुद हो। और दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती, अगर तुम्हारा वाकई में सपना बिल्कुल क्लियर है और तुम्हारे लक्ष्य बिल्कुल साफ है, और तुम्हारे अंदर इतनी प्यास है कि तुम अपने देश को कुछ वापस करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने देश को समझते हो, और अपने देश को आगे ले जाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन तो करना चाहते हो। जिन लोगों ने रमेश घोलप के लिए आंदोलन किया, वो कुछ नहीं थे, जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्हें तो यह लगा कि इस आदमी ने हमारी जिंदगी में परिवर्तन किया। आज तुम कितने लोगों की लाइफ में चेंज कर सकते हो? कौन तुम्हें पहचानता है? कौन तुम्हारे लिए सड़कों पर आंदोलन और लाठियां खाने के लिए भी तैयार है? लेकिन एक आदमी के अच्छे कदम ने उसको देखिए हीरो बना दिया। लोग लाठियां खाने के लिए तैयार थे, ह्यूमन चेन बना ली कि जाने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। ट्रांसफर ऑर्डर वापस हुए, ये शक्ति है। क्या लगते थे उनके? कुछ नहीं, सिर्फ उनको क्या हुआ, उनका हक दिला दिया, और जिंदगी भर जब तक वो जिएंगे तब तक वो उनके दिलों में हीरो बनकर रहेंगे। तो हमारी आपकी लाइफ का मकसद क्या है? जाना कहां चाहते हैं हम लोग, करना क्या चाहते हैं? जाने कितने लोग ऐसे जी रहे हैं, जाने कितने लोग मर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये एक ऐसी सेवा है जो वाकई में आपको एजेंट ऑफ चेंज बनने के लिए मजबूर करेगी।
अगर आप इस जगह पहुंच जाते हैं तो जाने कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत तो यहां से होती है। तो पहले खुद को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहो। तुम्हें सुबह तुम्हारी नींद नहीं खुलती है, रात में तुम जो देर तक पढ़ नहीं पाते, कंसंट्रेशन तुम्हारा घंटे भर का भी नहीं है, हर छोटी मोटी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका मतलब जब तुम नहीं तैयार हो, जब तुम परिवर्तन करने के लिए रेडी नहीं हो, तो तुम कहां से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर पाओगे। सो फर्स्ट चेंज स्टार्ट्स हियर, यहां से, एंड देन हियर, और देन तो पूरी दुनिया तुम्हारी प्रतिभा देखेगी। ये एक ऐसा मंच है जो तुम्हें सब कुछ करने के लिए दुनिया के सामने रख देगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुमसे सलाह लेगा। हमारे प्रधानमंत्री बैठते एक तरफ अजीत डोभाल साहब, एक तरफ जयशंकर साहब। कौन है? एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएफएस ऑफिसर है, यही तो है। जब देश की नीति निर्माण की बात आती है तो हम लोग अमिताभ कांत की बात करते हैं। कौन है? 78 बैच का केरल आईएएस ऑफिसर, यही तो है। और आज क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। आज पूरे देश में क्या थिंकिंग होगी, क्या पॉलिसीज बनेगी, ये कौन? एक आईएएस ऑफिसर ही तो तय कर रहा है मेरे भाई। और वो नीतियां जाने कितने लोग की जिंदगी में क्या कर रहे हैं? चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे हैं? तो आप लोग कल जो है वो चेंज का बहुत बड़ा एजेंट बनने जा रहे हो, बशर्ते उस चीज को समझो, रियलाइज करो कि तुम हो कौन। और सबसे बड़ी चीज है, इस प्रोसेस को समझने के लिए रेडी रहो। इसको किताबों के नजरिए से देखोगे तो सिर्फ यहीं खड़े हो जाओ, लगभग यहां पर 19,000 बच्चे, 20,000 बच्चे डेली रन करते हैं। क्या वाकई में सबको तुम्हें लगता है देखकर ये आईएएस बनने के लिए आए हैं? नहीं, इनको पता भी नहीं कि भेड़ों के पीछे कहां मूवमेंट कर रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं, नहीं पता इनको कि सर्विस इनसे चाहती क्या है। किताब पे किताब, किताब झोला भारी भारी लेकर इधर से उधर, उधर से क्लास, इधर से उधर, उधर से इधर, रिजल्ट जीरो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर्विस, इट इज नॉट डिफिकल्ट अगर तरीका सही है। इट इज द डिफिकल्ट मोस्ट अगर तरीका गलत है। अगर तुम्हारा तरीका सही है, देश का सबसे आसान एग्जाम है। उन्हें तो 800, पिछली बार 900 स्टूडेंट नहीं मिले रिकमेंडेशन करने के लिए। उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो चौथा वाला याद है ना, उनको वही रिक्वायरमेंट है जो देश की समस्याओं को सही ढंग से समझे और उसके सॉल्यूशन के लिए दे सके। क्योंकि आज हमारा देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां वो परिवर्तन करने जा रहा है। उसकी आबादी युवा है, उसके पास संभावनाएं हैं, एक बड़ा बाजार है, क्रय शक्ति क्षमता है, सबसे बड़ी श्रम शक्ति है हमारे देश के पास। लेकिन इस श्रम शक्ति को बदलने के लिए, इस युवा को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोग्राम पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं तो यही युवा कल को बंदूक उठा लेगा, जैसे कश्मीर में पत्थर उठाया उसने। बुरहान वानी भी तो एक युवा ही था, और कौन है वो? ये जो हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं आतंकवाद की घटना में, ये युवा ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ये काबुल में बम फटना, पाकिस्तान में बम फटना, हर जगह बम फटना, कौन कर रहा है? युवा ही तो कर रहे हैं। तो आखिर इसको अवसर देने का आपको जो है एक अवसर प्रदान हो रहा है। तो ऐसे ही अब वो प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेंगे जो बैठ के खाली किताबें रट के चले जाए। किताबें उताबें काम नहीं है। जरा उठाकर देखो कितने कैसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। पहला अटेम्प्ट सौम्या, ठीक है, 22 साल, 23 साल, 24 साल, यही तो हो रहा है। पहले ये होता था जब तक आगे वाले बाल ना झड़ जाएं, जब तक 4-6 अटेम्प्ट ना दे लें, तब तक भैया जो है सिलेक्शन नहीं होता। अब जरा उठा के 2 साल से देखो कौन से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल नए नए बच्चे, उनका कोई ना आगे ना कोई ना पीछे। पहला अटेम्प्ट दिया अंदर, टीना डाबी क्या था यार, 22 साल, फर्स्ट अटेम्प्ट अंदर। सौम्या फोर्थ, इला, ये सब जितने बच्चे, बेदी, ये सब कोई इनकी उम्र हुई है कोई बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा इन्हें समझ, लेकिन इन्होंने वो समझा जो यूपीएससी को चाहिए। यूपीएससी जिधर जा रहा है उसने अपनी बुद्धि लगा दी उधर, बेटा ये मांग रहा है ये दे दो। पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में अंदर इनको आज से 1-2 साल पहले कोई नहीं जानता था कौन है ये, और आज ये रोल मॉडल है। ये होता है सिस्टम, बहुत इजी है, तरीके उनके समझो। और हम लोग क्या होता है पुराने तरीकों से अपने काम में लगे पड़े, ऐसा बोला गया था ऐसा करेंगे, हो गया खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आप कहां से आए हो, आपकी जाति धर्म क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, कितने बुद्धिमान हो, कोई मतलब नहीं कहता। पूरी आईएएस की प्रक्रिया, ये जो यूपीएससी तुम क्वालिफाई करने जा रहे हो, ये कुछ और नहीं है, इस व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदलने की क्रिया है, बस इतना ही प्रोसेस है। एज अ पर्सन यू केम हेयर, एज अ पर्सन यू बॉर्न, फलाने के बच्चे हो, फलाने के भाई हो, फलाने की बेटी हो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम एक व्यक्ति के रूप में हो। आगे का सफर यहां पर यूपीएससी इस व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफर है, इतना ही है। जो ये इसमें पास हो गया वो अंदर। इस बार कई ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए, एक बहुत फेमस वीडियो चल रहा है जिसमें उसका लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट में फाइनल हुआ है।
देखा होगा, तुम लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, वीडियो भी देखे होंगे। लास्ट अटेम्प्ट मतलब तोड़ देने की हालत। मतलब आप इससे पहले के अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, फेल, इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, फेल, इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, फेल। अगर कोई और इंसान होता तो अरे यार गिव अप, छोड़ दो, अब नहीं होगा। लेकिन इसने क्या कहा, उसने क्या बोला, जस्ट वन मोर ट्राई, जस्ट वन मोर ट्राई, जस्ट वन मोर ट्राई। दुनिया कहती अरे यार अब देखो इंटरव्यू में पहुंच के नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पाएगा, देखो अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। बोला जस्ट वन मोर ट्राई। एंड इस बार मारा तो ऐसा मारा, सबने कहा अरे हमें तो पता था ये कर जाएगा। लोगों की राय बदलने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल तक वो दुनिया भर का दुश्मन था, उसने बताया कि जीना हराम हो गया था मेरा, मेरे अपने घर वाले जीना हराम करके बैठे थे, और आज सबको फक्र है, वीडियो शेयर हो रही हैं, फोटो शेयर हो रहे हैं, यादें शेयर हो रही हैं, क्योंकि आज क्या है वो IAS। तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है लोगों की राय बदलने में। तो तुम्हें लोगों की राय पे काम नहीं करना है, तुम्हें अपने लिए काम करना है। सपने तुमने देखे हैं तो कीमत भी तुम्हें चुकाओगे, और कोई नहीं। तो ये UPSC की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर्स, इन सबसे कहीं दूर ये व्यक्ति से व्यक्तित्व की जो है वो सफर है, बस इतना ही। अब व्यक्ति क्या होता है और व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के रूप में हमने जन्म लिया, व्यक्ति के रूप में हम यहाँ आए, व्यक्तित्व हमें बनाना है, और व्यक्तित्व बनाने की प्रक्रिया और तलवार बनने की प्रक्रिया दोनों सेम होती है। ठीक है, आप इस समय एक कच्चा लोहा हो, क्या हो, एक लोहा हो, तो लोहे को क्या किया जाता है तलवार बनाने की प्रक्रिया में? पहले आग में झोंक दिया जाता है, पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है ना, तो तुम्हें तपना है अभी, फिर तलवार बन गई, नहीं बनी, उसको पीटा जाता है हथौड़ी से, चोट लगती है उस पर, लगातार उसको उसी समय मना कर दे, नहीं हम अब और नहीं, तो क्या होगा, तलवार बनेगी? नहीं बनेगी। फिर वो क्या होता है, एक शेप लेती है, अभी भी तलवार नहीं बनी, उसके बाद उसको पत्थर पे घिसा जाता है, घिसते रहते हैं, धार रखते रहते हैं, फिर और तपाते हैं और पीटते हैं और धार रखते हैं, तब जाकर एक तलवार का निर्माण होता है, और उस तलवार से युद्ध जीते जाते हैं, इतिहास लिखा जाता है। तो तुम भी एक्चुअली में इसी प्रोसेस में हो। तो जब तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं यार शरीर थक रहा है, 8 घंटे हो गए, तो तुम्हें अपने आप को धकेलना पड़ेगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, जब फेल कर गए कभी, तुम्हारे अपने लोगों ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, तब तुम्हारे अंदर आवाज आनी चाहिए कि मुझे तुम्हें दिखाना है कि अगर ये किसी से हो पाएगा तो वो मैं, इट्स मी, ओनली मी, उसे बताना पड़ेगा। जब तुम्हें ही लगने लगे, तुम्हारा ही मन का एक हिस्सा बोले यार तुमने PT दिया था, नहीं हुआ, अब नहीं हो पाएगा, कोई और एग्जाम देख लो, तब उसको रोकना पड़ेगा, रुक, तू बहुत भागता है, ठीक है, जब मैंने डिसीजन लिया है तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तुम एग्जाम में बैठे होगे, तुम्हारे दोस्त का किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे घर से फोन आया, अरे तुम कब तक तैयारी करोगे, तो तुम अपने आप से कह सको कि या तो बनूंगा, UPSC में जाऊंगा, या फिर खत्म, UPSC और नथिंग। तो जब इरादे इतने मजबूत होंगे तो जाएगा कहां भागकर। यह है तुम्हारे व्यक्तित्व का सफर। जब तुम्हें नौकरी भी करनी पड़े और तुम्हें पढ़ना भी पड़े, जब तुम्हें लगे अरे दूसरे वाले को तो 12 घंटे पढ़ने का वक्त मिल रहा है, कोई बात नहीं है, मुझे 4 घंटे मिल रहा है ना, मैं अपने 4 घंटे अपने दिमाग को इतना निचोड़ दूंगा कि मुझे और कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। जब अगला तुम्हारा कॉम्पिटिटर 6 घंटा सो रहा है तो तुम अपने आप को याद दिलाओगे अगर मैं 4 घंटा भी सोऊंगा तो मरूंगा नहीं, ठीक है, मुझे वो चीज पानी है। ये होता है तुम्हारा व्यक्तित्व का सफर। जब तुम्हें रोज 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 अपने आप से लड़ना पड़े और तुम लड़ते लड़ते जीतने की आदत में पहुंच जाओ, जब तुम्हारी आंखें डबडबा रही हो और तुम मुंह पर पानी मार के पढ़ने बैठ जाओ, नहीं मेरे को पढ़ना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाह फैजल कहते हैं। शाह फैजल कहते हैं जब मैं बिस्तर पे सोने जाता था थक के, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता था कि क्या तेरा आज का टारगेट पूरा हुआ? और अगर मेरे अंदर से जवाब आता था नहीं तू आज बेईमानी कर रहा है, मैं तुरंत बिस्तर में निकलकर बाहर आ जाता था, खुद को गाली देता तुझे सोने का कोई हक नहीं है, तो तूने आज के लक्ष्य पूरे नहीं किए। जब एक एक दिन जोड़ा तब रिजल्ट क्या आया? टॉपर। इसी के लिए तुम आए हो ना, टॉपर। तो एक एक दिन जोड़ा, सोचते अरे आज सो लेते हैं, कल ज्यादा पढ़ लेंगे। कल तो कभी आया ही नहीं, कल आज तक किसने देखा है? टुमारो नेवर कम्स। So when you want to prepare yourself, you have to fight daily. आपको डेली लड़ना पड़ेगा और जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। लड़ाई भी 2 तरीके की होती है, एक बार लड़ोगे हार जाओगे और एक बार लड़ोगे जीत जाओगे। जब तुम्हारा, इसी को हम लोग दृढ़ संकल्प कहते हैं। वो दृढ़ संकल्प कहीं बाजार में नहीं मिलता, कहीं गोली नहीं आती दृढ़ संकल्प की। वो दृढ़ संकल्प यही होता है, हर सिचुएशन में तुम्हारी अलर्टनेस होनी चाहिए। जैसे बाहर निकले, बाहर एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, ठीक है, मैच चल रहा बड़ा बढ़िया, भीड़ लगी हुई है, लोग तुमने देखो एकदम स्टूडेंट भीड़ लगा है, तुम्हारे मन करेगा लाओ यार 2-4 ओवर देख ही ले। 2 सवाल आएंगे दिमाग में,
2-4 ओवर देख ले 10 मिनट में क्या हो रहा है। और दूसरा अलर्ट माइंड क्या कहेगा, 10 मिनट मेरे लिए बहुत है, 10 मिनट में मैं ध्यान भी लगा सकता हूँ, अपने आप को रिलैक्स भी कर सकता हूँ और फ्रेश होकर पढ़ने बैठ भी सकता हूँ। सवाल है कि क्या तुम उस क्षण में तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है। और अगर वाकई में तुम अपने सपनों के लिए जी और मर रहे होगे तो हर समय तुम्हारा कंट्रोल होगा और उस समय वही चीज काम आएगी कि तुम आईएएस बनने के लिए नहीं आए। जो बनने के लिए आते हैं वो पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। जो आईएएस हैं ये सोचकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान सफर है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके काम को छोड़कर संसार में और कोई भी चीज उनका ध्यान नहीं बटा सकती। वो एक ही काम के लिए आए हैं, आईएएस, और उनका जीना मरना सब कुछ क्या है, यूपीएससी है। बस इतना है। तो फिर ये टीवी क्या है और ये नाच गाना क्या है और त्योहार क्या है, उनके लिए सब कुछ मतलब ही नहीं करता, नथिंग, सब उसके लिए वेस्ट है। उसको सिर्फ एक ही चीज प्यार दे सकती है और उसको उस दिन खुशी मिलेगी जिस दिन उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा। छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, पैशन किसे कहते हैं। इला को बोला जाता था कि बेटा सो गए, रात में 3 बज गए, 2 बज गए, 2:30, बेटा सो जाओ, आप बहुत थक गई होगी। तो क्या पलट के बोलती थी, मम्मी आपको क्या पता आईएएस में कितना सेक्रीफाइस करना होता है। इस समय मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो इस समय बैठ के पढ़ रहा होगा, मुझे 1 घंटा और पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा और पढ़ना है। चिंता होती थी हेल्थ का क्या होगा। ये 1-1 घंटा जुड़ते जब जुड़ा और 2 साल की मेहनत एक दिन रंग लाई तो रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं है। तो जब उसको समझाया जाता था, अब उसी में वो लगे, हाँ मम्मी कह रही हैं सोना है, हम बढ़िया तान के सो लो। तो वो खुद समझाती थी उल्टा कि मम्मी आप सो जाओ, आप टेंशन ना लो, मेरा कॉम्पिटिटर इस समय पढ़ा। वो बोली ऐसे ही कि आपको क्या पता कि आईएएस में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मेरी कॉम्पिटिटर जो होगी या मेरा कॉम्पिटिटर जो होगा वो इस समय पढ़ रहा होगा, तो मुझे उससे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ना है। अब कहने को तो 1 घंटा था, 1 दिन था, लेकिन ये 365 दिन जुड़ा तो 365 घंटा हो गया भाई। दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। और वो 365 घंटा उसको कहाँ ले गया। तो आपको रोज लड़ना होगा। नींद किसको नहीं आती, थकान किसको नहीं होती, दिमाग किसका नहीं भटकता, पर सवाल है कि तुम अपने मन के गुलाम हो या तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम है। बस यही है, यही सारा खेल है। इसका खेल यही समझता है। ये सारी किताबें धरी रह जाती, बहुत लोग की धरी रह गई, पर सवाल है कि तुम इस एग्जाम में उतरने से पहले खुद को तैयार कर पाए हो या नहीं कर पाए। तो यही लोग इस एग्जाम में उतरें। ये मत सोचना कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है, कतई मत सोचना तुमसे दुनिया ने क्या कहा, भूल जाओ। ये भी मत सोचना कि तुम हिंदी बेल्ट से हो, इंग्लिश बेल्ट से हो, बिल्कुल दिमाग से इसको निकाल के फेंक देना। ये भी मत सोचना कि तुमने करस्पॉन्डेंट से पढ़ाई की या रेगुलर पढ़ाई की, ये भी निकाल के फेंक देना, कोई मतलब नहीं है इसका। ये भी मत सोचना कि तुम जिंदगी भर फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हो या तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम्हें कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला तो तुम्हारा नहीं होगा, ये भी दिमाग से निकाल देना। तुम्हारे पास नई किताब है या नहीं, ये भी दिमाग से निकाल देना, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना कि तुम्हारे सपनों के लिए तुम कितनी कीमत चुका सकते हो, बस ओनली वन थिंग। कितनी कीमत तुम अपने सपनों के लिए चुकाने की हैसियत रखते हो। अगर ये कर सकते हो बेस्ट है, उसके बाद तो सारा सफर आसान है, बहुत आसान है। अगर ये नहीं कर पाए फिर तो किताबें तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगी, राइट। तो सपने तुमने देखे हैं, कीमत भी तुम चुका, और जितने बड़े सपने देखे हैं उतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सो फर्स्ट प्रिपेयर फ्रॉम हेयर, पहले अपना दिमाग तैयार कर लो। दूसरा तैयारी करो, ये यूपीएससी रिक्वायरमेंट चाहता क्या है, कौन है वो लोग जो अंदर जाते हैं और कौन लोग जो है वो बाहर रह जाते हैं। उनके हिसाब से सोचो, उन्हें किस तरह के युवा चाहिए। क्या पढ़ाकू चाहिए, उनसे रिसर्च करवानी है, उनसे डेवलपमेंट करवाना है, उनसे हिस्ट्री लिखवानी है, नहीं ना। उन्हें तो एक जनरल स्टूडेंट चाहिए, जनरल स्टूडेंट जो तत्कालिक निर्णय ले सके। और तत्कालिक निर्णय वही ले पाता है जिसका दिमाग खुला होता है, जो अपने आसपास से सीखने की कोशिश करता है, जो किताबों को अलग तरीके से प्रयोग करता है कि भाई इसमें है क्या और मुझे इसका करना क्या है, जो उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है कि भाई ये मैंने इतिहास पढ़ा है, भाई मैंने पढ़ा कि फलानी जगह ऐसा होता है, मेरी पोस्टिंग यहाँ है, तो मैं उनके इस ऐतिहासिक गुणों का फायदा उठाकर किस तरह आज की समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने भारत के भूगोल में पढ़ा था कि ये जगह जो खनिज संपदा रिच है, तो कैसे मैं इन खनिज संपदाओं का इस्तेमाल करके यहाँ के मैक्सिमम लोगों को बेनिफिटेड कर सकता हूँ, इनको लाभ पहुंचा सकता हूँ। तो इन नॉलेजेस का क्या करोगे आप, जो आपके जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, इनका आप अधिक से अधिक प्रयोग करोगे। तो अप्लाइड माइंड को यूपीएससी बुला रहा, कह रहा भैया आ जाओ, इतना आसान एग्जाम नहीं है देश में, ना तो इसमें कुछ रटना है,
कि आपको फैक्ट रटने हो, ना इसमें कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स जिसे बहुत मोटी किताब से भारी किताब पढ़ के आपको आईएएस पास करना है। जरा क्वेश्चन का प्रवृत्ति देखो, इस बार 6ठी 7वीं क्लास की बुक से जो क्वेश्चन आए थे, 6ठी 7वीं क्लास की क्वेश्चन से बुक से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए थे। जनरल न्यूज़पेपर भी डिवाइन डेली पकड़ में है, जनरल तुम्हारा करंट अफेयर्स पे भी पकड़ है, आराम से तुम क्वेश्चन करके चले आओगे। किया लोगों ने। सुबह मेरी एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर आपके वीडियो देखे थे एग्जाम से पहले, आपने जो क्वेश्चन बताए थे और बोला था स्टैटोडायनेमिक्स करना है, बोला सर मैं मेंस लिख रही हूँ, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली वो वीडियो देखती थी जो मैं यहाँ डेली अपने व्हाट्सएप पे डालता था, वहां तक पहुंच गया, उससे वो मेंस लिखने जा रही है। और कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो दह दनादन मटीरियल पे मटीरियल, कोचिंग पे कोचिंग, उनसे पीटी नहीं निकला। सवाल किस चीज का है? ये एटीट्यूड, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आपको बदलाव लाना पड़ेगा। कोचिंगें जो होती हैं वो केवल आपको ब्रशअप करने का काम करती हैं, आपको निर्माण नहीं करेंगी। आपका बहुत गलत धारणाएं आपको होती हैं। कोचिंग आपको ब्रशअप करेंगी, आपका रास्ता आपसे दिखाया जाएगा। और कोचिंग में अब टीचर से ज्यादा मोटिवेटर की जरूरत है, क्योंकि इतना कुछ हमारे आसपास है ना, वो हमें ही पढ़ने नहीं दे रहा है। यहां से लेकर मार्केट तक निकल जाओ, 50 किताबें, 50 बुक, 50 नोट्स, वेबसाइट। इस चक्कर में क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जंबल करते रहते हो, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सो मेरी इस बात को याद रखना, जब जब तकलीफ आएगी, तुम्हें नींद आएगी, सर दर्द होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, दोस्त क्या, मैंने देखा कई स्टूडेंट रेगुलर क्लास तक नहीं आ पाते, फलाना काम पड़ गया, ढिकाने काम पड़ गया। ये काम तो तब भी पढ़ते रहेंगे, और आज जिनके लिए तुम काम करो, कल तुमको वही तुम्हें ना गाली दे तो कह देना कि जब पढ़ने के लिए कहा जा रहा था तो बेटा तुम घूम रहे थे। राइट? तो आपको अपने लिए समय निकालना, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर ये सेल्फिशनेस नहीं आई तो मामला साफ है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पैशन है, एक ही मकसद है, वो आपका सिविल सर्विसेज। अगर ये तुम्हारे अंदर है, सिलेक्शन तुम्हारा है। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई कर ही नहीं सकता तुम्हें। इससे ज्यादा सरल एग्जाम नहीं है देश में। ना ये तुमसे परसेंटेज मांगता, कहीं देखा है फॉर्म में लिखा हुआ? तुमसे लैंग्वेज कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। परसेंटेज नहीं, लैंग्वेज नहीं, क्षेत्र नहीं, कुछ नहीं मांगता है। सिर्फ वो ये कहता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, तुम भैया अंदर हो। तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तुम नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम गांव देहात से हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी जरूरत पूरी करो और अंदर आओ, और अंदर आओ और देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों में शामिल हो जाओ, एलीट वर्ग में शामिल हो जाओ। फिर तुम आम आदमी नहीं रह जाओगे। ठीक है, आम आदमी तुमसे मिल भी जल्दी नहीं पाएगा, कहलाओगे जनसेवक, लेकिन सारे गुण जो होंगे वो बड़े हाई फाई होंगे। समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तुमने देखा होगा। ठीक है, बहुत इज्जत से देखा जाता है आईएएस को, भले चाहे कोई करोड़पति भी आदमी हो। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार मैं एक स्टेशन पे था, तो वहाँ के डीएम भी जो एक गाड़ी आती थी, तो उनका होम टाउन जो था उसके पीछे ही था, तो वहाँ से वो डीएम जो थे उस शहर के, वो आ रहे थे। ये मेरी आँख के सामने का नज़ारा है। अच्छा, वो जो गाड़ी है वो वीआईपी ट्रेन मानी जाती है, तो उसमें जो व्यापारी है, करोड़पति आदमी, वो भी सफ़र करता है। नज़ारा मैंने क्या देखा, ट्रेन रुकने वाली है, इसके इस वाले दरवाजे पर 4 पुलिस वाले, इस वाले दरवाजे पर 4 पुलिस वाले। ठीक है, पूरी गाड़ी को सीज कर दिया, पूरा मतलब ट्रेन को सीज कर दिया। जो आदमी जहां वहीं बैठा रहे, पहले डीएम साहब और उनकी फैमिली उतर गई। अरे हो गए तुम करोड़पति, साइड में, साइड में। हर आदमी एकदम चुपचाप बैठा है, करोड़पति बैठा है। और वो आदमी, उनको सफ़ेद दाग थे। ठीक है, देखो समाज में अगर कोई सफ़ेद दाग वाला, उसकी त्वचा इतनी अच्छी नहीं दिखती है, जो भी है, छोटी कदकाठी के थे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, सामान्य आदमी। उस ट्रेन में उनसे ज़्यादा लंबे चौड़े और दबा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, मतलब आपको बताओ जलवा क्या होता है। मतलब 4 पुलिस वाले इधर और 4 पुलिस वाले इधर, और सबको सीज, जहां जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। डीएम साहब और उनकी फैमिली, उनको ये भी नहीं कि अटैची उठानी कि नहीं उठानी है, तुरंत अर्दली, पूरा वेल सूटेड अर्दली आ रहा, सटाक से सामान उठ रहा है। इधर ये आगे बढ़े पुलिस वाले, सर सर सर, पूरी भीड़ हट जा रही, सर 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 सर। सर को कुछ सोचना ही नहीं है। उधर पहुंचे, उधर शॉफर ने एकदम दरवाजा खोला, फैमिली बैठी है। पहले आगे पुलिस की एक वैन गई, बीच में इनकी गाड़ी जा रही, पीछे फिर दूसरी गाड़ी जा रही है, पीछे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम की गाड़ी। जब ये उतर गए, तब उसके बाद बाकी सवारियों को उतरने का मौका मिला। हो गए तुम करोड़पति, कोई बात नहीं, अरबपति हो गए रहे। तो ये होता है प्रशासनिक पावर। ये बहुत आकर्षित करता है पावर, कि आप हाईली प्रिविलेज हो। मतलब जब तक वो उतर नहीं गए, तब तक किसी को ना डब्बे में चढ़ने का मौका मिला और ना उतरने का मौका मिला। हो गए तुम जो भी होना है। 4 पुलिस वाले इधर, 4 पुलिस वाले इधर। अब जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ नहीं गए,
तब तक मजाल है कि कोई इधर से उधर हो जाए। ये आपके पास भी आ सकता है, लेकिन इसके पीछे कीमत आपको बड़ी चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत आपकी मेहनत, आपकी लगन है। और दूसरी चीज मैंने बताई, सही ढंग से तैयारी, रणनीति। अगर आपकी रणनीति जरा भी चूक गई तो यही भूगोल आपको गोल कर देगा, इसी इतिहास में दर्ज हो जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा, हाँ ये आए थे मुखर्जी नगर, जा नहीं पाए। ठीक है, ये वाली हालत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की पॉलिटिक्स तुम्हें घुमा के रख देगी। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की ये हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। आप इसको सब्जेक्ट एक बुक की तरह लोगे कि नहीं भाई, पहले एनसीईआरटी बोला जाता है ना, पुरानी वाली, नई वाली, फिर ये वाली, फिर लक्ष्मीकांत। नहीं, कुछ देर रुक के सोचो कि ये मैं किताब टच क्यों करने जा रहा हूँ, इस भूगोल का मैं करूंगा क्या। ये भूगोल मेरी प्रशासनिक क्षमता में, क्योंकि तुम अब तो आईएएस ऑफिसर हो ना, इस क्लास में जब तक तुम बैठे हो एक आईएएस ऑफिसर की तरह हो, तो मैं एक आईएएस ऑफिसर के रूप में मैं इस चीज़ों को कैसे यूज़ करूंगा। जैसे आज सुबह की क्लास में जब मैंने पढ़ाया तो एक कण से शुरू की थी बात, और कहाँ तक पहुँच गई थी, नमामि गंगे तक मैंने पहुँचा दी थी, और एक जलवायु परिवर्तन और जो है प्रबंधन तक पहुंचा दी थी। कहाँ की बात कहाँ, अंत में आपको करना क्या है, आपको अपनी नदियों को ही तो बचाना है, आपको अपने पर्यावरण को ही तो मेंटेन करना है, आपको अपना डिजास्टर मैनेजमेंट ही तो करना है। कौन सा तुम्हें वहां बैठ के बुक लिखवाई जाएगी। तो जब आप अपनी नॉलेज को आज के समय में जोड़ लो, हो जाएगा आपका काम। कि ये मुझसे एग्जाम मुझसे क्या चाहता है, मैं हूं कौन, मैं डीएम हूं, तो डीएम के पास तो हर कोई आएगा ना। एक वृद्धावस्था भी एक आएगी, अपना पेंशन बाबूजी नहीं मिल रहा है, एक बालक भी आएगा कि साहब मेरे स्कूल में टीचर नहीं आता, मुझे भी शिक्षा पाने का हक है। भाई आपने तो कह रखा है ना कि देश के हर नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए, आपका काम है उन समान अवसरों की स्थापित करना। कैसे करोगे। एक माफिया भी होगा, चाहेगा कि बालू निकलवा के बेच दें, और वो प्राकृतिक संसाधन है, नदियों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपको उसको भी रोकना है। एक जो दिव्यांग व्यक्ति है, चल नहीं सकता, उसको भी तो उसके हक मिलने चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए कि जो बच्ची स्कूल जा रही है उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। वो अपने आप को राष्ट्र का, चाहे सबसे निर्बल आदमी हो चाहे सबसे सबल आदमी हो, राष्ट्र के लिए तो सभी क्या है, बराबर है। तो आप कैसे मेंटेन करोगे, समस्याओं को देखते कैसे हो आप। तो आपके अंदर ये गुण है, अपने आप अंदर हो। तो आपको अपने विषयों का जो प्रयोग करना है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इनको अपनी सर्विस को इनहेंस करने के लिए करना है। बिल्कुल उल्टी सोच कह रहा हूं मैं, इधर की बजाय देखने के उधर से देखो। यानी अभी तक तुम इस लाइन पे खड़े होकर देख रहे थे कि ये रहा भैया यूपीएससी भवन, हम यहां कब पहुंचेंगे। तो किसी ने कहा पहले प्री निकालोगे तब पहुंचोगे, फिर किसी ने कहा मेंस निकालोगे तब, फिर बोला किसी ने इंटरव्यू बुढ़ापा आ जाएगा। उल्टा देखो कि मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन यहां खड़े रहने के लिए मेरे अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता कैसी, आईएएस ऑफिसर की होनी चाहिए। अब उस आईएएस ऑफिसर की योग्यता मुझे अपने आप एक्वायर कर लेनी है। अब आप सोचो कि आपके आसपास आईएएस ऑफिसर है और तुम उनसे बात कर रहे हैं, क्या है, किस बारे में बात चल रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अभी मैं गया था जब वहां पर बीकानेर हाउस, वहां पर जो यूनियन होम सेक्रेटरी साहब आए थे, ठीक है, अमिताभ कांत साहब थे, ठीक है, तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे, आईजी रैंक के ऊपर के सारे ऑफिसर थे। उन लोगों को मैंने देखा क्या है, वो लोग किस तरह बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक एक शब्द उनके बड़े नपे तुले होते थे। जो जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर, मतलब आईजी रैंक के अधिकारी जो है वो ऊपर बात नहीं कर पा रही, जो सबसे सीनियर मोस्ट है। ये राजीव महर्षि जो थे, ये यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, जस्ट ये इनके बाद सीधे ये राजनाथ सिंह मंत्री को ही, गृह मंत्रालय को ही सीधे रिपोर्ट करेंगे। जो बाकी आईआरएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर थे, जूनियर थे, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अगल बगल, इतना हायरार्की थी। और बहुत आदमी बहुत नपा तुला बात कर रहा था, एकदम जैसे दो दो तीन तीन चार चार शब्द उधार लेकर आया हो, ये हालत थी। और हर आदमी घड़ी की सुई के हिसाब से, सामने गाड़ी रुकी, सब एकदम अंदर, ठीक है, अंदर उतरे, ये मीटिंग है, ये काम हुआ, ये फंक्शन है, निपटाया। आपको जो मीडिया को ब्रीफ किया, हाँ आपसे मीडिया जो है, मीडिया देखो दिमाग कितना लगाता है। अभी आए थे अपनी बुक की लॉन्चिंग पे, मीडिया इनसे, आप कश्मीर यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो राजनाथ सिंह आए, राजनाथ सिंह चले गए, ठीक है, इनसे पूछा जा रहा आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इतनी प्रिसाइज। हाँ, तो किताब इस बारे में है कि ठीक है कि यूपीएससी के युवाओं को इसको प्रेरित किया जा सके, भारत के विषय बताया जाए। सर ये जो अभी पत्थर फेंका जा रहा है, इस पर क्या हो रहा है, कैन वी टॉक अबाउट बुक। बहुत सर, मतलब कितना खूबसूरत तरीके से, क्योंकि अगर एक मुंह से निकल जाता वर्ड, कल को नेशनल न्यूज में आ जाता, खटाक से कहा जाता, राष्ट्रीय समाचार, इनसे जवाब मांग लिया जाता। इतना खूबसूरत तरीके से नचाया उतनी देर में कि मीडिया उडिया समझ गई कि ये नहीं बोलने वाले। अब अपनी किताब, हाँ किताब के बारे में आप पूछें कुछ, हाँ किताब कैसे लिखी, किताब के पीछे कितनी, उसके आगे बाहर जा ही नहीं रहे। जैसे पूछा गया सर कुछ कश्मीर में, हम देख रहे हैं उस विषय, हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीफिंग निकल गई, काम खत्म,
देखा इनकी वाइफ भी जो है वो राजस्थान कैडर की टूरिज्म की चीफ सेक्रेटरी, सामने बढ़िया सी गाड़ी आई, रुकी, खटाखट दोनों तरफ से दरवाज़ा खोला गया, बैठे, बाय बाय। एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं पैक्ड लाइफ, पावर पैक्ड लाइफ। खटाखट जब जा रहे हैं तो दे धनाधन दोनों साइड से सलूट पे सलूट, सलूट पे सलूट, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने काम पे फोकस है। ये लाइफ आपकी हो सकती है, बशर्ते उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो। समझो, रुको, प्लान करो। और प्लान कैसे होता है मैं इस बारे में बात कर दूं। आप लोगों में से कई लोग जो हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स हमारे गलत तरीके से प्लान करते हैं। प्लानिंग के कई स्टेजेस होते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट आता है मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर, तो सबसे पहले कहता है हम 2018 में आईएएस बनेंगे, 2019 में आईएएस बनेंगे। वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता है 2019 में आईएएस बनना है या 2018 में हमें आईएएस बनना है। बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़िया सुंदर किताब लेकर आता है, कोचिंग में जाता है, पूछता है सिलेबस कब तक ख़त्म कर देंगे, हमें 18 में देना है। ऐसा लग रहा है पहली बार में ही वो जो है मूड बना कर आया है। तो ये क्या होता है 18, आप लोगों ने भी देखो, ईमानदारी से समझना कि तुम लोग भी शायद ऐसा ही करते होगे। उसके बाद सोचता है अगस्त तक कितना कर लेंगे, फिर सोचते हैं अभी तो कोई जल्दी नहीं है, पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। फिर जनवरी के बाद हम पीटी के लिए थोड़ा सा गियर करेंगे। फिर जब जनवरी आ जाती है और देखता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो ये बनाता है 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन पॉलिटी, 15 दिन इकोनॉमिक्स। जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, ऐसे ही बनता है। फिर 15 दिन तो सामान जुटाने में निकल जाते हैं, बोला हिस्ट्री निकल गई। फिर अपने दोस्त को फ़ोन करता है, बताता है कि भाई इस बार पिछली बार जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खूब आए थे। बोला छोड़ यार हिस्ट्री नहीं, अब इकोनॉमिक्स पर बड़ा फोकस करेंगे। अब चूँकि बेस तो आपका है नहीं, तो सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स नहीं हो पा रही है, क्या करें। तो ना ज्योग्राफी अच्छी पकड़ लें, ठीक है। तो ज्योग्राफी की 2-4 किताब खरीद के लाए, समझ में वो भी नहीं आनी है, दाएँ बाएँ करके। बोला फिर अब क्या करें, बोला सोच रहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर कहीं से कोई, मेरे पास वैसे मैसेज बहुत आते रहते हैं, फिर कोई गाइड बुक खरीद लेते हैं। अंत में क्या होता है, या तो वो एग्ज़ाम देने नहीं जाता, अपीयर नहीं होता, और या तो फिर उसको पता होता है रिजल्ट क्या होगा। देखो गलती कहाँ हुई, गलती आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। जब हम प्लानिंग करते हैं, आज आप जाकर इस बात को, ये जिसका जितना सटीक होगा, ये तुम्हारे एग्जाम में सक्सेस की पहली शर्त है, प्लानिंग, योजना, ठीक है। अब प्लानिंग हमारी 4 प्रकार की होती है। जो हमारा स्टूडेंट सक्सेस होता है, सक्सेस और नॉन सक्सेस के बीच में छोटा सा अंतर बता देता हूँ, कौन सक्सेस होगा और कौन फेल कर जाएगा, और वो अंतर होता है प्लानिंग का, ठीक है। प्लानिंग 4 प्रकार की होती है, 1, 2, 3 एंड 4। जो 99% स्टूडेंट होता है, 99, भीड़ में बता रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। 2018 में हम आईएएस बन जाएंगे, 2019 में, यूपीएससी के तुम रिश्तेदार लगते हो ना, ठीक है। 2019 में हम आईएएस बन जाएंगे। हंसो या रो, लेकिन सबके दिमाग में लगभग ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें जो है वो बहुत दूर तक हरी घास दिखाई पड़ती है। अभी क्या जल्दी है, 3 जून को पेपर है यार, अभी तो हम आराम से करते हैं। 3 जून तो बहुत दूर बैठा हुआ है। ये जब जनवरी आएगी तब हम जून के लिए थोड़ा सा तत्पर होंगे, मार्च आएगा तब और तड़पेंगे, ठीक है। हमारे स्टूडेंट जो फेल हुए, क्यों फेल हुए, इसमें इन्होंने मार्च से इस बार तैयारी शुरू की थी। मार्च से पहले इनको बोलो, सबकी अटेंडेंस मेरे पास रहती है ना, मार्च से जब पहले पूछो तो कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, क्या है। और जैसे ही मार्च आया, इनका क्लास जो है वो बंक होना बंद हो गया, लगातार क्लास आने शुरू हो गए। मार्च से उसके बाद, सर ये वाला कोर्स कब तक पूरा करा देंगे, सर ये योजना कब तक खत्म हो जाएगी, सर ये इंडिया एयर बुक कैसे खत्म हो जाएगी। मार्च के बाद अचानक से जोश में आ गए, लेकिन बात, रेलगाड़ी छूट चुकी है भाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में तुम आईएएस बनना चाहते हो, एक्चुअली में 4 महीने में ही बनना चाहते हैं। और ये तो एक बड़ी लंबी सतत प्रक्रिया है, 2 साल 3 साल आपको लंबे समय तक अपना जो है बेस बनाना पड़ेगा। गलती कहाँ होती है, देखो गलती होती है उस स्टूडेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी, उसको लगता है अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और सबने यही किया था। हमारा वो स्टूडेंट सक्सेस होता है जो इमीडिएट प्लानिंग तक पहुंच जाता है। 4 प्लानिंग होती है। नंबर 1 बोलते हैं इमीडिएट प्लानिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इसको बोलते हैं मिड टर्म प्लानिंग, और इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। जो हमारा 1% स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं कि आप लोग 1% में रहें, जो सक्सेस होता है, ठीक है, वो बेसिकली ये 4 कैटेगरी में प्लानिंग करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपने तय कर लिया आपको किस साल अपीयर होना है। मिड टर्म प्लानिंग यानी कि अगर आज आपके पास 1 साल है तो 6 महीने में, यानी 1/2 ईयर्स में आपके पास क्या क्या सेगमेंट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ये कुछ बच्चे करते हैं,
इसके बाद शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब होता है इस वीक या इस मंथ आपके पास टारगेट क्या है, और वो जो स्टूडेंट हर हालत में सक्सेस होना ही होना है, उसको फेल कोई कर ही नहीं सकता, वो जो इमीडिएट प्लानिंग करता है वो इन तीनों पर ध्यान ही नहीं देता, वो उल्टा देखता है। हमारा स्टूडेंट कैसे देखता है, अरे यार अभी तो साल बहुत दूर है। और जो स्टूडेंट हर हालत में जिसको पता होता है उसका सिलेक्शन होना है, वो सिर्फ ये देखता है कि आज का मेरा प्लान क्या है, इमीडिएट प्लानिंग। यानी इफ आई गेट अप इन अर्ली मॉर्निंग, अगर मैं सुबह उठा, शाम तक मेरा पहले से ही टारगेट तय होगा कि मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, इतना आपको सेगमेंट कवर करने, इतना इस पोर्शन से मुझे कवर करना है, बस उसका आज का प्लान तैयार होता है। या बहुत अधिक गया तो वो हफ्ते भर का प्लानिंग तैयार करता है कि हफ्ते भर में मेरा ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। अब उसको इससे मतलब नहीं है कि साल भर बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, वो ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, ठीक है। वो केवल कहता है कि आज का मेरा प्लानिंग क्या है। इसके लिए आपको बहुत सख्त अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच में आपके रिश्तेदारों के फोन आएंगे, ठीक है, आपके यहाँ शादियां पड़ेंगी, लेकिन वो क्या होता है, वो जजमेंट करता है कि मेरा आज का हिस्सा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फलाने की शादी में जाने से मेरा आज का हिस्सा पूरा नहीं हो पाएगा, फलाने की शादी को वो बाय बाय कर देता है। अदापा कार्तिक ने अपने सेमिनार में कहा कि 10 साल हो गए मैं किसी फंक्शन में नहीं गया, और उन्होंने जो अगली बात कही वो इतनी, मैं बोला कि मैं अपनी स्वयं की बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया, इससे बड़ा परिताप क्या करोगे। सो कीमत ये है, कीमत पैसा नहीं है, कीमत ये है कितना इमोशंस रहा होगा। हर भाई का एक होता है कि भैया बहन की शादी में पहुंचे, कितना इमोशंस रहा होगा और कितना उन्हें अंदर से फाइट करनी पड़ी होगी। इंसान है भाई। लेकिन उन्होंने क्या सुना कि भैया जाऊंगा शादी में, 4-5 दिन मेरा समय खराब होगा, मुझे अपने लक्ष्य पर टिका रहना है। रिजल्ट क्या रहा, नंबर 1 रैंक। लेकिन इस नंबर 1 रैंक के पीछे कितना त्याग है, इस विषय पे हमारे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितनी जो रातें हैं वो जग जग के कटी हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कि अपने लालच पर किस तरह, अपने जो है वो दबाव पर किस तरह काबू पाया। और एक्चुअली में वो लोग केवल इमीडिएट प्लानिंग करते हैं। मतलब मेरी जिंदगी केवल आज की है, सुबह उठने से रात में सोने तक। अगर मैं रात में सोने जा रहा हूं और मेरा ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे सोने का कोई हक नहीं, बस इतना। लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। दोस्त आएगा कहेगा अरे बड़ा पढ़ाकू बन रहा है तू, चल नहीं सकता, थोड़ी देर बत्रा पे चाय पी के आते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि बत्रा पे चाय थोड़ी देर थोड़ी ना पी जाती है, मतलब बड़ी देर देर तक पी जाती है। एक बार निकल गए पैर, आपने क्या किया, उसको बेदर्दी से मना कर, नहीं दोस्त मुझे पढ़ना है। क्या कहेगा, घमंडी है, यही बोलते हैं ना, घमंडी, इसका बाइकाट करो। बोलने दो घमंडी, क्योंकि जब कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम मेरे साथ ही खड़े होकर फोटो खिंचाओगे, अरे दोस्त हमारा बड़ा प्यारा था। दुनिया को बदलने में सेकंड लगेगा। तुम अपना रास्ता चुनो, अपने तरीके से चलो। तो एक्चुअली में ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी संख्या पॉइंट्स में होती है, ठीक है। लेकिन यही वो स्टूडेंट होते हैं जो इनको सक्सेस होना ऑटोमेटिकली तय है। इनकी असफलता, मतलब अगर ये ना चाहे तो असफल नहीं हो सकते। वो केवल इतना छोटा सोचते हैं बस, राइट। तो अगर मैं तुमसे कहूं सक्सेस क्या है, तो सक्सेस का मतलब होता है बिग गोल्स स्मॉल चॉइसेस इज इक्वल टू सक्सेस। जो सक्सेस लोग होते हैं वो बिग गोल्स बनाते हैं और उनकी चॉइसेस क्या होती हैं, स्मॉल चॉइसेस। ये होते हैं आपके सक्सेसफुल पीपल। दूसरे स्टूडेंट होते हैं, ये कौन होते हैं, ये स्मॉल गोल्स बनाते हैं। जो अनसक्सेसफुल होते हैं इनकी चॉइसेस बड़ी बिग होती है। गुस्से में आए, बोले कल से 12 घंटा पढ़ना शुरू, भाई तेरा 4 बजे उठेगा, पक्का, डन। बत्रा पे डिसाइड हुआ, डन। 2 दिन तक तो उठे पढ़ाई की, तीसरे दिन अरे बहुत पढ़ लिया यार, चल कोई अच्छी पिक्चर लगी देख के आते, भाई तेरा थक गया है, ठीक है, दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया है, ठीक है, इस तरह बात होती है, दिमाग वो एकदम ब्लॉक कर गया है हमारा, ठीक है, कुछ और नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। 2 दिन में तुम्हारी गाड़ी फूंक गई। तो क्या होता है, उनके जो स्मॉल गोल्स होते हैं, फिर क्या होता है, सोच रहे हैं कि इस बार हम यूपीएससी के लिए ढंग से तैयार नहीं है, पीसीएस देते हैं। फिर पीसीएस में सुने हैं कि पीसीएस का रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहा, लोअरवा में सुने बढ़िया सीट आई है, लोअर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर लोअर पीसीएस तक पहुंच जाते हैं। फिर सोच रहे हैं, बाबूजी कह रहे थे कब तक तैयारी करोगे, सोच रहे हैं एसएससी का भी फॉर्म डाल ही दे, निकला हुआ है। और बोलना मत कि झूठ है, ये सत्य है और बहुत अटल सत्य है। बिकॉज दे हैव स्मॉल गोल्स, बिग चॉइसेस। बड़ी बड़ी बात अचानक से एक दिन में परिवर्तन करके 12 घंटा 14 घंटा पढ़ के डाल देंगे, नहीं। जो एक्चुअली में हमारा स्टूडेंट होता है वो अपने लक्ष्य को बहुत क्लियर रखता है
वो छोटे छोटे चेंजेस करता है कि आज यार इस हफ्ते मैंने 7 घंटा पढ़ा है, अगले हफ्ते मैं 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, 7.5 8 घंटा पढ़ूंगा। ये धीरे 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 1 घंटा, आधा घंटा जो चेंजेस है कि भाई आधा घंटा मैं अपने जो है वो फालतू किसी से बात करता था, चैट करता था, मैं केवल आधा घंटा कम कर दूंगा, आधा घंटा मैं केवल रिवीजन में लगाऊंगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो कब जो तुम्हारी सफलता का आधार बन जाएगा। एंड दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट, बहुत जाना माना इफेक्ट कहते हैं, नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। समझ गए? तो तुम में से जो मेरे स्टूडेंट एक्चुअली में ये वाली प्लानिंग अगर कर गए तो उनकी सक्सेस को उन्हें छोड़कर कोई रोक नहीं पाएगा। वो नहीं चाहेंगे तभी सकने, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। फर्स्ट चीज मैंने क्या बताई, आप क्यों पढ़ रहे हो। दूसरा, आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। यही यूपीएससी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर डीपी अग्रवाल कह रहे हैं, जिन्होंने ये सारा तामझाम आप लोगों के सामने किया। उन्होंने सीधे बोला, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा, जाकर सुनो। उन्होंने कहा मुझे ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जो देश को समझते हो। और जब देश उनसे पूछा गया क्या है, तो देश की चुनौतियों, आवश्यकताओं, उसकी जरूरतों, इन सब चीजों को वो अच्छी तरह से जानते हो। देश कहां है, कहां जाना चाहिए, और वो उसमें भागीदार बन सके। इस देश की जो भव्य इमारत तैयार हो रही है उसमें वो अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सके। प्रशासनिक क्षमता वाले चाहिए। और चौथा मैंने जो बताया ना अभी केस स्टडी, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझता हो। और प्रॉब्लम को समझने वाले का नजरिया बड़ा बैलेंस होता है। उसके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, उसके लिए ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, उसके लिए सिर्फ संविधान के दायरे के अनुसार हर चीज है। वो उस चश्मे से देखता है, बैलेंस। तो हर चीज को उसको बैलेंस अप्रोच करने की आदत होती है। आइडेंटिफाई, इंट्रोस्पेक्ट करने की, आखिर ये चीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कावेरी जल विवाद हुआ तो तमिलनाडु और कर्नाटक में जो क्यों हो रहा है वो आइडेंटिफाई करता है। राइट, अगर आज पर्यावरण का संकट है तो क्यों है, आखिर क्या कारण है कि लोग इतना मना करने के बावजूद भी प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं वो चीज कारण होगी ना उसकी। तो आपने जब कारण आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, उसी समय आपका काम हो गया। बहुत टफ क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगली स्टडी क्या होती है, अगला जो सेगमेंट बताया, आपकी जो गोल्स होने चाहिए वो बिग होने चाहिए, आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। यानी गोल इतना लंबा नहीं, गोल सिर्फ आज का या हफ्ते भर का। आप बैठिए, हर हफ्ते का आप अपना प्लान तैयार करिए कि मुझे इस वीक में इतना टारगेट पूरा कर लेना है, इतने पेजेस पढ़ लेने हैं, इतना हमें जो है क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये हमारा कवर हो जाना चाहिए। ये आप उसको कवर करोगे, पहला। दूसरे सेगमेंट में आप क्या करोगे, आपके पर डे का एक सेगमेंट होना चाहिए। भाई मेरे को आज इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तुम्हारे लिए केवल एक ही दिन है, वो आज का दिन है, बस। कल नहीं आएगा, कल कुछ भी हो सकता है, आज का दिन है। सोने जा रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि भैया आज का मेरा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ शक्ति होना चाहिए, उठा फेंको, मर नहीं जाऊंगा अगर मैं जगूंगा। उसमें अपनी आंखों पे पानी मारो और वहां पर पढ़ने बैठ जाओ, अपने लक्ष्य को पूरा करने में। जिस समय तुम्हारे पास ये हिम्मत आ गई ना, तुम खुद ही रॉकेट सिंह हो जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है स्काई हाई पहुंच जाएगा। तो जैसे शाह फैजल ने 6 महीने बाद क्या किया था, शाह फैजल साहब के पिता को गोली मार दी गई थी, पता होगा ना, बिना पिता का बच्चा। तो ये लोग जो पहुंचे, ये बड़े संकटों से लड़के पहुंचे हैं। और सोचिए कितना भावनात्मक दबाव, कितना दिक्कत रहेगा। और 6 महीने बाद उस लड़के का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस चल रही थी कि भाई जब पत्रकार मेरे घर पहुंचेंगे तो मैं कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये सभी करते हैं, ये सभी करते हैं। मतलब इला ने भी जो है वो टीना डाबी की फोटो सामने लगा रखी थी, ईरा सिंघल की फोटो लगा रखी थी, और बात करती थी कि जब हमें इंटरव्यू, जब हमारा जब इंटरव्यू होगा तो कौन सा जो है सूट पहना जाएगा। ये चल रहा था इन लोगों का बातचीत रिजल्ट आने से पहले ही, कि सूट कौन सा पहनेंगे जब पत्रकार पहुंचेंगे। ये कॉमनली बात होती है। वो किताबों के पीछे नहीं भागते, उनके पास जो है वो पर्पस जानते हैं। अब इला भी क्या है, जैसे इला सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रही है, जो मृतक आश्रित रहे उनके लिए उसने काम किया है। ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़ा बल देती हैं। और मैं जिन स्टूडेंट को जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट को डील नहीं कर रहा हूँ जो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट को डील कर रहा हूँ जो टॉप करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। दोनों के बीच का अंतर है। मुझे 890वीं रैंक वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए, मैं उसको डील कर रहा हूँ जो अपने आप को टॉप 10 में रखने की हैसियत रखता हूँ। तो मुझे रैंकर्स चाहिए। 51 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, अब 51 के ऊपर जाना है ना मेरे को, इससे नीचे थोड़े ना जाना है। 51 तक तो मेरा स्तर आ गया है, 87 से 51, अब इससे ऊपर जाना है भाई, अब इससे नीचे थोड़े ना, मेरा हो गया वहां तक, मेरा थ्रेशोल्ड आ गया। तो मुझे टॉप 10 वाला स्टूडेंट चाहिए। तो मैं ऐसे बच्चों को डील कर रहा हूं जो टॉप 10 में पहुंचने का सपना देखते हैं।
न कि ऐसे कि भैया किसी भी तरह किसी भी रैंक में अंडमान निकोबार भी मिल जाए तो चलेगा। नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं डील कर रहा हूं, ये बात की बात है। सो फर्स्ट थिंग, आपको अपना प्लान आज जाना है और आपको ये बनाना है। ये पूरा गेम रणनीति का है, जिसकी रणनीति जितनी सटीक होगी वो उतनी ही मेहनत में सक्सेस हो जाएगा। और रणनीति में आप भटक रहे हो, आप चाहे 14 घंटा पढ़ो। मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जिन्होंने अपने दरवाजे के बाहर लिखा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। मुझसे बात करो तो ऐसा मुंह बनाए रहते हैं, देखिए बहुत समय मेरा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह बात करेंगे कि अंदर जाओ 14-14 घंटे कमरे से बाहर नहीं निकलते। किताब उठा के देखो तो 6-6 3-3 4-4 कलर से तो उन्होंने रंग डाली होती किताब, हर लाइन के नीचे अपनी एक लाइन डाल दी होती है, ठीक है। खुद जो बेचारा पब्लिशर है वो परेशान हो जाए, छापी कौन से कलर में थी क्या, और क्या हुआ पूछो तो 3 साल से पीटी भी नहीं उनका निकला है। और तुम्हें भी ऐसे 2-4 क्रिएचर जरूर मिल जाते होंगे, राइट। क्यों? उन्हें पता ही नहीं वो जा कहां रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो एक मेरी बात याद रखना कि जब भी कहीं पर भी हो, किसी भी हालत में हो, किताबें, सिलेबस, यूपीएससी में ना कोई सिलेबस होता है और ना कोई किताब रिकमेंड की गई है, ये हमने बनाया है। यूपीएससी में कोई सिलेबस और कोई किताब नहीं होता। हर चीज जो तुम देख सुन रहे हो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। अपने दिमाग को मैग्नेट में कन्वर्ट कर लो कि इंफॉर्मेशन खिंचकर तुम्हारी तरफ आएगी। ये नेहरू विहार का जो पुल है या आगे जो जाम लग रहा है, ये शहरीकरण की एक समस्या का तुम्हें एग्जाम्पल दे सकती है, तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन डील करा सकती है। ये जब बारिश हो रही है और ये जब भर जा रहा है तो ये तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम और शहरीकरण में जो है वो प्रॉपर अर्थव्यवस्था अवसंरचनाओं का ना होना, इस पर तुमसे एक ऐसे लिखवा सकती है। सवाल है कि तुम इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हारी मेट्रो एक शहरी अवसंरचना का एग्जाम्पल बन सकती है। वो जो भीड़ है और ट्रैफिक की वजह से तुम जब सांस लेते हो तो तुम्हें भयानक वायु प्रदूषण दिखाई पड़ रहा है, ये तुम्हारा एक 12-10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है भाई। पर आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट और नॉट? इंफॉर्मेशन इज एबेंडेंट, भरी हुई है इंफॉर्मेशन। तुम तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और तुम तैयार तब होगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें चाहते क्या हो तुम। यहां तो हमारे 90% 95% स्टूडेंट को पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है, बेसिकली वो आया क्यों है। किसी के भैया आईएएस बनना चाहते थे, अब वो सपना पूरा करना है। किसी के पापा चाहते थे आईएएस बने, पापा का सपना था, अरे पापा अपना सपना बदल ले गए, तब क्या करोगे, कहां जाओगे? ठीक है, तो ये सब बकवास की बातें हैं। आपका सपना आपका खुद है और उस सपने के लिए आप अपने रंग भरेंगे आपके सपनों में। तो आज आप जाइए और इमीडिएट और शॉर्टेड प्लानिंग पे रखिए, इसको हटा दीजिए। इसका आपके ऊपर कोई बस नहीं है। क्या करोगे? 18 में आईएएस नहीं बनोगे, आत्महत्या कर लोगे क्या? नहीं ना, आपको तो फिर से शुरू करना है। और एक ही चीज याद रखिएगा, इसमें एक ही फंडा काम करता है, नेवर गिव अप। हार तो मानना ही नहीं है। फेल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है यूपीएससी में। इट इज नथिंग बट द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो कि इसको फेल वर्ड तुम्हारे लिए लर्निंग का प्रोसेस बन जाए। फेल क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और क्या होता है फेल? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। निकाल के फेंक दो। इन दोनों पे अपना काम करो। अपना टाइम टेबल इतना सटीक मेंटेन करो कि पर डे तुम्हारा टाइम टेबल मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछ लूं आज से 6 महीना पहले फलाने दिन तुम्हारी पढ़ाई कितनी थी, तो तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग, टाइम मैनेज किया जाता है। मैनेज का मतलब क्या होता है? कहीं से निकालकर कहीं सेट करना, यही तो होता है टाइम। तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए तुम्हारा टाइम खराब कहां हो रहा है, तभी तो उसको लगाओगे कहां लगाना है। तो आप अपने ध्यान रखिएगा, ये इस प्रक्रिया में आज बैठिए और आपको पढ़ने का एक तरीका बताता हूं जो बहुत जरूरी है। जब भी कोई चैप्टर या किताब खोलिए, मान लीजिए आप ज्योग्राफी, मैं मान लीजिए कल से ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं, तो आप ज्योग्राफी को रखिए और ज्योग्राफी को रखने के दौरान आप उसमें प्रश्न पूछिए, भाई ये ब्रह्मांड के बारे में हमें स्टडी करनी क्यों है? मैं आपको बताता हूं, जो टॉपर्स पढ़ते हैं जिस तरह, किताब सेम होती है, पढ़ने का तरीका सिर्फ अलग होता है। ये सुब्रत सक्सेना का मेथड बताता हूं तुम्हें, आईएएस टॉपर है, ठीक है। इन लोगों ने अपने आप को लीजेंडरी स्थापित किया है। तो ये एक डायरी लेकर बैठते थे। क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका अप्रोच क्या है, राइट, इससे क्या हासिल होगा। ये जो टॉपिक दिया है खगोल की, ये टॉपिक दिया है पृथ्वी का घूर्णन, ये घूर्णन क्या होता है, व्हाट आर द रोटेशंस, ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये पहले क्या होता था, क्वेश्चनायर तैयार करते थे। इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो गांधी कौन थे, गांधी का इतना महत्व क्या है, गांधी का आंदोलन शुरू कैसे हुआ, गांधी के आंदोलन में भाग किसने लिया, गांधी ने आंदोलन किया क्यों, आंदोलन के प्रभाव क्या रहे, इस आंदोलन में अगर मैं होता तो मैं इसको कैसे सीखता, या मैं होती तो मैं इसको कैसे देखती। ये क्या होता था, पहले एक क्वेश्चनायर तैयार करते थे। जैसे ये क्वेश्चनायर तैयार होता था, इनका इनके सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट आ जाता था।
जुड़ जाते थे कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट हमने इस तरह हमने पढ़ना है। फिर इनके आंसर ढूंढना शुरू। आंसर पाना आसान है आज के समय में, क्वेश्चन ढूंढना कठिन है। तो अपना पर्पस तय कर लेते, जैसे इनका उद्देश्य तय होता था इनका अटैचमेंट बढ़ जाता था सब्जेक्ट से। फिर ये जब आप ही उस चैप्टर को पढ़ो और ये चैप्टर पढ़ते थे, दोनों के तरीके अलग हो जाते थे। अभी ये प्रैक्टिकल आजकल मैं अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ और उनको बड़ा बेनिफिट हो रहा है। उन्होंने खुद कहा, ऐसे स्टूडेंट जो 3-3 अटेम्प्ट देने के बाद पीटी नहीं क्रैक कर पाए, वो आगे कह रहे हैं कि सर मैंने उनके क्वेश्चनायर पूरा मैंने बनवाया, शुरू में उनको बड़ी तकलीफ हुई ये क्या करवा रहे हैं, और अभी करवाया तो अब उनका रिजल्ट आ रहा है कि सर बहुत इन्हेंसमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। और 3 साल से यही किताब पढ़ रहे थे तो ये अलग तरीके से थी, आज ये किताब बिल्कुल अलग तरीके से। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो आप मेथड को फॉलो करो। हम जनरली क्या होता है, ये पढ़ते हैं टॉपर कौन सी किताब पढ़ा था, हम सबसे पहले ये ढूंढते हैं कितने घंटे पढ़ा था, हम उससे ये जाकर पूछते हैं सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, अच्छा भाई ठीक है सर आप क्या करते थे, आप यही हम आप सेमिनारों में देखना यही सब पूछते हैं लोग। कोई ये नहीं पूछता था कि आपका मेथड क्या था, आपने जो किया वो हमने अपने हिसाब से कैसे कर सकते। तो ये जो आपका सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। यूपीएससी रणनीति का खेल है, नहीं तो साफ हो जाओगे। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप इस चीज़ को जाइए, अपना टाइम टेबल तैयार करिए, अपना पर्पस तैयार करिए, अपनी बुक्स को तैयार करिए। बुक्स ये जरूरी नहीं कि फलाने ने कही हो वही बुक्स अच्छी हो, अपने हिसाब से बुक्स ढूंढो कि तुम्हें कौन सी बुक अच्छी लग रही है, देन गो थ्रू दैट। पृथ्वी अगर एक्स बुक में और वाई बुक में अलग अलग नहीं होगी भाई, सेम होगी, ठीक है, बशर्ते पढ़ने वाले का दिमाग केवल अलग अलग होगा। सो पर्पस क्लियर करो, अपनी तैयारी पहले करके रख लो। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, कोई बात नहीं है। आप अपने स्ट्रक्चर को तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो, अपना पर्पस तैयार रखो, फिर दौड़ना शुरू करो। क्योंकि इसमें दौड़ना है और बहुत देर तक दौड़ना है। 2 साल 3 साल तुम्हें दौड़ते रहना है, इसमें थकना नहीं है। इसमें जो थका वो गया, और जो निकल गया धीरे धीरे ही सही, उसको अपने आप यूपीएससी बुला ले, आ जाओ बेटा आ जाओ। और एक बार अंदर पहुंच गए तो सारे पाप माफ। इसमें 7 गुण माफ वाला हिसाब किताब है। तो ये यहां पर हमारा सेगमेंट रन करता है, ये आपको करना है। देन वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी। अब हम किसी भी सब्जेक्ट में जब मूवमेंट करेंगे, मान लो कल से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, तो हम जब किसी भी सब्जेक्ट में मूवमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ता है, इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, ये मूवमेंट किधर किधर करता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस पे पकड़ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि जो सामने लिखा हुआ उसको समझना, जो उसके अंदर के वर्ड्स होते हैं उनको वर्ड्स को पकड़ना। सिलेबस की जो समझ होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे आवश्यक शर्त होती है। सिलेबस आपके दिमाग को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। एक न्यूज़पेपर सामने फैला हुआ है, अब कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, ये कैसे पता लगाओगे। हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। केजरीवाल ने कुछ किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी का नल जो है फट गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको सिलेबस पर पूरी कमांड है, वो जानता है कि क्या उसके लिए जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। तो तैयारी की जो अगली सेगमेंट है, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछ लूं बेटा ये बताओ विकास बनाम मतिवाद किस पेपर में है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किस पेपर में है। अगर मैंने कहा कि महिलाओं का मुद्दा किस पेपर में, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो किस पेपर में है, राइट। तो ये आपको सिलेबस पहली शर्त है। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि आपका रास्ता तय होना चाहिए। एक बुक जो है, कोई भी बुक यूपीएससी के लिए नहीं आती, तो आपको अगला सेगमेंट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, पीटी का, मेंस का, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का जो पेपर है, वो 10 से 15 साल का पेपर आपका क्वेश्चन पढ़ा लिखा होना चाहिए पूरा। आंसर मत लगाओ, लेकिन उसको पूरा पढ़ डालो। उसको क्या होगा, इससे तुम्हारी हुकिंग हो जाएगी। हुकिंग का मतलब है आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे। अच्छा, गांधी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नदियों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिमालय से ये क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संसद यहाँ से जैसे क्वेश्चन जा रहा है। आपका एक दायरा तैयार हो जाएगा। इस तरह जब आपकी हुकिंग हो जाएगी, जब आपने मछली, आप क्या कर रहे हो, अपने मछली का कांटा बना रहे हो, आपको पूरा समुद्र, जैसे हमारा स्टूडेंट क्या करता है, जो सबसे बड़ी गलती, जैसे आपको मछली पकड़नी है, भाई आपको भोजन के लिए मछली चाहिए, कुछ भी काम के लिए, तो एक तरीका होता है, हमारा स्टूडेंट क्या होता है, सोचता है महाबलशाली हैं, आएंगे पूरा समुद्र ही हम पलट देंगे और जितनी मछलियां लास्ट में बच गई हम उठा के लेकर चले जाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट का अप्रोच होता है। और जो होशियार स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, उसको पता है कि मुझे कितनी मछली चाहिए, उतने वो कांटे बिछाता है। पहले क्या होता है, उसमें चारा वारा लगा के कांटा बड़े धैर्य से इंतजार करता है, वो धीरे से क्या करता है, वो मछली आकर स्वयं फंस जाती है उस चारे के चक्कर में और अपनी मछली लेकर चला जाता है। क्योंकि समुद्र को पलटना हमारे सामर्थ्य में नहीं। आप थोड़ा सा पानी पलटोगे, थोड़ी देर पलटोगे, जोश में अभी हम पूरा समुद्र खाली किए दे रहे हैं, रुको,
और थोड़ी देर बाद क्या होगा, हाफ जाओगे और रख जाओगे। एक्चुअली में देखना हमारा स्टूडेंट यही करता है, आते ही पहले नई नई किताबें 1000 2000 ये ऐसे लेके चलता है, ऐसा लगता है बस हो गया, बात यही है यूपीएससी का, ठीक है। और उसके बाद उसको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, समुद्र नहीं उलटना है, कांटे तैयार करने, बिछाने, अपना चारा तैयार करना है। तो चारा तैयार कर लो। और वो चारा कैसे तैयार होगा, आपका जब क्वेश्चन और सिलेबस, ठीक है, सिलेबस आपका कांटा है और आपके क्वेश्चन जो है वो चारा है। अब आपने तैयार कर लिया, जब आपकी किताब, आपका टीचर आपसे डिस्कस कर रहा होगा उसके कॉन्सेप्ट, अब आपको खटाक से पता चल जाएगा किस हिस्से पर इसने बात की। आप तुरंत क्या करोगे, वहां से अटैच करो, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, वो रन करेगा। अब आप क्या करोगे, अपनी ही क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैच करना शुरू कर दो। कांटे में बढ़िया चारा लगा के रखा है, ढकाढक मछलियां फंसती जा रही हैं। और जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि पहले समुद्र का पानी इधर कर देंगे और जो मछलियां बच जाएगी उठा ले जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना है। ये अथाह समुद्र है ज्ञान का, कितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, अनंत काल तक पढ़ो, किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट को पता है कि भैया ये लिमिटेड पढ़ना, सुनोगे ना, टॉपर बहुत कम किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब तो कम पढ़ते हैं लेकिन तरीका उनका अलग होता है। वो पहले क्या करते हैं, वो पहले आराम से कांटा बिछाते हैं, बढ़िया चारा लगाते हैं, बढ़िया मस्त, कि भैया मछली हमारी जो है बढ़िया पकड़ आ जाए, जितनी बढ़िया पकड़ होगी उतनी अच्छी रैंक, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा फंडा होता है। तो अपने आप को आज जाइए और रीस्ट्रक्चर करिए। ये जो आपने 2018 में 19 में आईएएस बनना है, ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सिर्फ आज के लिए आप आईएएस हैं, ये इतनी छूट आपको प्राप्त है, आज के लिए आईएएस हो जाइए। और आईएएस का व्यक्तित्व तो देखिए, क्लास में कभी बोलने का मौका मिले, डिबेट करने का मौका मिले, सवालों के जवाब देने का मौका मिले, तत्काल दीजिए। और एक और आसान मंत्र बता देता हूं जो आपके सिलेक्शन का सबसे आधारभूत शर्त है। बस एक काम कर लीजिए, एक काम, आपके टीचर ने फलाना तारीख को फलाना कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपका सोने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर अगले दिन उसने कहा हाँ बेटा बताओ, ज़्यादातर ऐसा बहुत बड़ी भीड़ वाली क्लास में तो खैर ऐसा नहीं हो पाता, हम लोग थोड़ा सा कभी कभी एक दूसरे को टॉर्चर कर लेते हैं। तो वहाँ अगर उसने पूछ लिया कि बेटा बताओ, तो तुम्हारे अंदर इतना उत्साह होना चाहिए कि मैं सबसे पहले बताऊंगा, और आपको उसके शब्द उसको वापस कर दो। आपने कल सर 10 शब्दों में ये बताया था, ये लीजिए अपना कॉन्सेप्ट। अगर तुम डेली के डेली केवल और केवल इतना भी कर ले गए, मुझसे आप चाहे पेपर पे लिखवा लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और हम देखा मैंने स्टूडेंट को ये छोड़कर सारे काम करते हैं। आज भी सुबह कई लोगों को डांटा, क्यों नहीं किया, अरे सर वो कुछ जरूरी काम पड़ गया था। ठीक है, फिर वही काम कर लो पहले, अगर ये तुम्हारा जरूरी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी में क्या है, आईएएस नहीं है, क्योंकि आईएएस से ज़्यादा जरूरी काम तुम्हारे लिए और कौन सा हो सकता है, तुम्हारे सपनों से बड़ा और कौन सा काम है। अगर और कोई काम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम यूपीएससी नहीं कर रहे हो, टाइम पास करो। रिजल्ट किसके फेवर में आएगा, तुम्हारे फेवर में तो नहीं होगा। सो अपना डेली का अगर अचीव कर ले रहे हो, और जितना तुम्हारे टीचर ने एक्स पढ़ा दिया, वो एक्स अगर तुम शाम तक सोने से पहले कर ले गए, इसके सिवा और कोई इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, वो अपने आप बनेगा। और इसी को बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। लास्ट में तुम्हें बता देता हूं, प्रोफेसर डॉरेन ने एक बहुत जबरदस्त जो है वो दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को कहना पड़ा। इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, बोले फेलियर और पास होने वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। हम में से कई स्टूडेंट चमत्कार चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो फेल करता है, मान लो ये 0 लाइन है, ठीक है, और जो पास करता है उसके बीच में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, बहुत स्मॉल चेंज। जब हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं, मान लो आज से तुमने अपनी तैयारी की शुरुआत की, इनके हिसाब से 31 वीक तक आपको अपने अंदर कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। ये वो इंसान है ए, जो केवल आधा घंटा पहले उठता है, बस केवल आधा घंटा, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से। आधा घंटा मेडिटेशन करता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखता है, आधा घंटा ज़्यादा पढ़ता है, सोशल मीडिया कम यूज़ करता है, ये वो स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट है लगभग सेम, वही 24 घंटे का टाइम है, ये बी है, ठीक है। बस ये क्या करता है, आधा घंटा थोड़ा, या 7 की बजाय थोड़ा 7:30 बजे तक सो लेते हैं। आधे घंटे में क्या हो जाएगा, आधा घंटा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आध चैट और कर लेते हैं, हो जाएगा। बस ये केवल इतना ही करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम लगभग दोनों, ठीक है। बस इतना ही फर्क आ रहा है। एवरेज दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसकी और बी की हैबिट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बहुत जाना माना एक प्रैक्टिकल है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा, ना 1 हफ्ते में, न 2 हफ्ते में, न 3 हफ्ते में, सो ऑन चलता रहेगा। बट आफ्टर द 31 वीक्स मिनिमम, अगर ये ए अपनी हैबिट पे काबू रहा, बी अपनी हैबिट पर लगा रहा, 31 वीक्स यानी 31 हफ्तों के बाद जो ए की पोजीशन होगी और जो बी की पोजीशन होगी वो ये होगी।
और ये तो मैंने अभी इला के केस में देखा, वो बस 1 घंटा आधा घंटा जिद करके जब उससे बोला जा रहा सो जा, नहीं बस 1 घंटा और, बस 1 घंटा और, ये एक जोड़ता रहा। वो 365 घंटे में जब कन्वर्ट हुआ, रिजल्ट सामने। और अगर वही आधा घंटा पहले सोना शुरू कर देते तो देखो। तो जो टॉपर होते हैं और जो फेलियर होते हैं बिल्कुल सामान्य हमारी तरह, कोई फर्क नहीं, ऐसा लगेगा सेम क्लास में आ रहे हैं सब कुछ, बस वो अपनी छोटी छोटी आदतें चेंज करते हैं। मैंने क्या कहा था, बिग गोल स्मॉल चॉइसेस, बस इतना ही है। आधा घंटा पहले उठ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है। लाओ 2 पेज और लिख लेते हैं, 2 पेज कुछ नहीं होता यार। एक दूसरा बोलेगा अरे हम एग्जाम में लिख देंगे, ऐसा देखना कि एग्जामिनर आंख से खून फेंक देगा। इस तरह के हमारे स्टूडेंट जो है व्यवहार करते हैं। और ये कहेगा लाओ यार 2 पेज खाली लिखते हैं। अब 2 पेज कुछ नहीं है, लेकिन 365 गुणे 2 पेज, आप 720 से ज़्यादा पेज लिख चुके हो, यानी आपकी राइटिंग में क्या हुआ, ज़बरदस्त सुधार आ चुका, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप कर चुके हो। तो 31 हफ्ते तक कोई चेंज नहीं आएगा, एंड सडनली आफ्टर 31 वीक्स यू विल सी अ ग्रेट चेंज। वो जो पास करेगा और वो जो फेल हो जाएगा। सो आपको भी अगर कोई चीज चेंज करनी है, ये हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको नहीं नजर आएगी, और अचानक से आप कोई बड़ा चेंज नहीं कर सकते। बस ये धीरे धीरे रोज छोटा छोटा जोड़ते जाओ, बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ते जाओ, एंड सडनली एक दिन आएगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे और दूसरा आपका कॉम्पिटिटर वॉश आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज उस हैबिट को बनाने की हैबिट डालनी पड़ेगी, बस इतना ही। वो 2 पेज, वो आधा घंटा, वो 15 मिनट, कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये 15 मिनट जब जोड़ता है ना तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। जैसे किसी ने आदत डाल ली कि भाई केवल 15 मिनट पीआईबी का एक आर्टिकल रोज पढ़ेंगे, मान लो 15 मिनट हार्डली लगेगा एक आर्टिकल पढ़ने में, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसने आदत डाल ली, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं ना कि 2018 देना है 2019 देना, उसे तो आज की परवाह है ना। और माइन्यूट में वो 15 मिनट खाली बोला, सिर्फ 15 मिनट में पीआईबी का एक आर्टिकल पढ़ूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने में 30, 2 महीने में 60, 365 दिन में 365 आर्टिकल। पता क्या चला कि पीआईबी से ही आधा पेपर आया हुआ है, यही हुआ। अब उसको क्या है, उसके पास बना बनाया मटेरियल रेडी है। तो आज ये 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन ये जब 15 मिनट जुड़ा तो उसका रिजल्ट तैयार कर देगा भाई। इसी बार पीटी में 8 क्वेश्चन सीधे पीआईबी से आए थे, 8 क्वेश्चन सीधे, बस यही है 15 मिनट। 15 मिनट में मेडिटेशन करूंगा, कुछ नहीं है मेडिटेशन, लेकिन धीरे धीरे 15 मिनट की मेडिटेशन ने उसको एकाग्र करना शुरू कर दिया। बाकी टाइम अगर 6 घंटा पढ़ रहा है तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, उसका माइंड रिलैक्स है। 15 मिनट में एक्सरसाइज करूंगा या आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, बहुत अच्छी बात है। और एक्सरसाइज करते करते बॉडी उसकी फिट है, उसको थकान नहीं हो रही। दूसरा आदमी क्या हुआ, धीरे धीरे भारी होता चला गया, मोटा होता चला गया, पीठ में दर्द हो गया, एग्जाम जब आया ढल खत्म, कुछ नहीं फर्क उसको। ये क्या हुआ, टॉप चला गया, ये बॉटम चला गया। यही होता है सक्सेस और फेलियर के बीच, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसी को शिव खेड़ा ने दूसरी तरीके से कहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग तरीके से करते हैं, बस। तो वही सेम किताब, वही सब कुछ, वही 24 घंटा, लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं। तो मैं आज की बात को यहाँ पर जो है ख़त्म करूँगा, और चाहूँगा कि जो आज मैंने आप लोगों से कहा है उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। देन वी कैन स्टार्ट बाय टुमारो ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें हमें पहले स्ट्रक्चर चाहिए होगा। मेरे पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या से ज़्यादा क्यों पर है, आई वॉन्ट टू मूव वाई। आप सोचिए, और सोचने में आज का जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है ये अकेले की नहीं होगी। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यूनिडायरेक्शनल चलता है, मैं बोलूँगा तुम सुनोगे, नहीं, मेरी क्लास में हम दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और ये इंटरेक्शन जब होगा तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, राइट। और जो लोग अपना सफ़र शुरू करना चाहते हैं वो अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। इससे ज़्यादा ईजी और इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम देश में कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, ठीक है। कल से हम लोग ज्योग्राफी में जो है वो भौतिक भूगोल शुरू करेंगे, और उसके हम रिवीजन के साथ मूवमेंट करेंगे। आज अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो पर्पस शुरू अगर शॉर्ट आउट हुआ हो तो आप जाइए और देखिए। अगर आपके बारे में कहा जाता हो कि आप बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में या कुछ नहीं, सब दिमाग से किनारे फेंक दीजिए। 2 साल, चेतन भगत ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने लिखा है 5 पॉइंट समवन बुक में, उन्होंने एक लाइन लिखी है, इफ़ यू वांट टू बी इन आईआईटी, उन्होंने जब आईआईटी का जिक्र किया, इफ़ यू वांट टू बी इन आईआईटी
लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड थ्रो द की फॉर 2 years। अगर आप किसी भी अपनी जगह पहुंचना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, 2 साल के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, चाबी उठाकर फेंक दो, आप वहां पहुंचना चाहोगे, पहुंच जाओगे। तो 2 साल आप कहीं भी खड़े हो, आपको अपने 2 साल इन्वेस्ट करने, वो 2 साल सिर्फ इसी एक काम के लिए दे दो, जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। अब वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें वो कब देना है। अभी दे दोगे, जल्दी पहुंच जाओगे, बाद में दोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। देना तो तुम्हें कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अखबार में जो बेचता है वो भी सुबह 3 बजे उठता है, ये बात ध्यान रखना, हमसे कम परिश्रम नहीं करता। तो आज कर लो, कल अखबार नहीं बेचना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग जो बेच रहे हैं अखबार, ये कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे, इनसे पूछ के देखना। ये लोग जो किताबें बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सिविल सेवा की तैयारी किया करते थे कभी। तो आपकी ऐसी कोई हसर ना हो, अभी से वो मेहनत पे लग जाओ, ठीक। और जो आता है सामने उसको आने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थैंक यू दोस्तों।